आप देखना चित्रेश जी, मेरा आज की बात आप लिख के रख लो या जो भी व्यक्ति सुन रहा है, आज से आने वाले 20-25 साल के बाद मेडिसिन का प्रारूप बदल जाएगा। ये होगा जो सब हो रहा है, सर्जरी होगी, दवाइयाँ होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होगा वो इंसान के इमोशंस के ऊपर काम करेगा, वो उसकी ब्रेथ के ऊपर काम करेगा। कि फॉरगिव करना या किसी को माफ़ कर देना, जिसको माफ़ किया उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है या जिसने माफ़ किया उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तुम मेरे जीवन में ये सिचुएशन मुझे सिखाने के लिए आओगे, इस समय, इस कालखंड में, इस दिन ये व्यक्ति बन के, इस रूप में ऐसे धोखा दे के तुम मुझे परेशान करोगे, और फिर मैं इससे एक लर्निंग दूंगा और मैं अपने इस बॉडी को, इस शरीर को, इस सोल के साथ इवॉल्व करना शुरू करूंगा। तो जब मैंने ये काम किया कि मैंने उनको माफ किया, तो मैंने वो कार्मिक अकाउंट क्या किया, क्लोज किया। ये न्यू हायर वर्जन बनाने में सेल्फ लव का और डिसिप्लिन का क्या रोल होता है और कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं? मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि जो लोग स्वार्थी हो जाते हैं उनको हमारे समाज में गलत बोला जाता है कि ये बहुत स्वार्थी है, सेल्फिश है, लेकिन ये दुनिया का सब। तो लोग लगातार गलती करने के पैटर्न्स को अपना लेते हैं, तो कैसे सेल्फ अवेयरनेस से इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है? कोई स्मोकर है, अगर उसको स्मोकिंग करते ही खून की उल्टी आए, क्या वो दूसरी सिगरेट पिएगा? क्योंकि अभी उसको प्लेजर मिल रहा है, पेन का उसको अंदाजा ही नहीं है। थापे ना जाए, कीते ना होए, आपो आप निरंजन सो। एक ऑब्जेक्ट चूज करो एक सांस के लिए, और आपके रूम में जहां पर आप हो, आपको 75 ऐसे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन टेक्निक है ये। आपने 15 दिन के लिए ये प्रक्रिया कर ली, उसके बाद आप आंखें बंद करके बैठोगे, आपको विचार आ जाए तो नाम अनुराग ऋषि नहीं है। तो अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चित्रेश जी, और मुझे ये पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा आने वाला आज। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग कंफर्ट जोन में खुद ही कैदी बन जाते हैं और वो अंडा फोड़ ही नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है। इसीलिए हमारे यहाँ पर हमेशा से एक गुरु की परंपरा भी रही है कि एक गुरु हमको वो दिशा दिखाने का काम करता है कि हम उस दिशा पर कैसे चलें। लेकिन दिशा में दो अलग अलग दिशाएं हैं। एक दिशा हमें ये दिखाती है कि दिशा हमें बाहर की तरफ लेकर के जाती है, जहाँ पर हम लोगों पर डिपेंडेंट हैं, जहाँ पर हम चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, जहाँ पर हम, एक दिशा हमें अंदर की तरफ मोड़ती है, जहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, बल्कि हम खुद उस चैतन्य के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जो पूरे जगत में विद्यमान है। तो ये जो अंदर मुड़ने की जर्नी थी, इससे मुझे समझ में आया कि कंफर्ट जोन जो है, बेसिकली ये एक सेफ जोन है। आप देखो, कंफर्ट का मतलब सेफ्टी है, कि मुझे जहां पर सेफ फील हो रहा है, और सेफ का मतलब कभी भी ग्रोथ नहीं होता, या सेफ का मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ही है या ग्रोथ नहीं है। सेफ का मतलब है ऐसी जगह, चाहे मेरे लिए अच्छी हो चाहे ना हो, मैं वहां पर स्टक हो गया क्योंकि वहां पर मुझे सेफ्टी फील होती है। और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, सिगमंड फ्रॉयड, लॉयड, इन लोगों ने दिया। ये बोलते थे कि ये जो सेफ जोन है, ये हमारी आइडेंटिटी को फ्रीज कर देता है। हमारी आइडेंटिटी का मतलब है वो चीज़ें जो मैंने अपने बारे में मान रखी हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरी आइडेंटिटी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो सेफ जोन ने आपकी आइडेंटिटी को फ्रीज कर दिया। अब हमारी आइडेंटिटी दो तरह की है, एक है फिक्स्ड और एक है ग्रोथ, जैसे माइंडसेट होता है। तो अगर मैं एक फिक्स्ड आइडेंटिटी के साथ हूं, यानी मुझे एक माइंडसेट दिया गया कि मैं लाइफ में ये नहीं कर सकता, मैं स्टेज पर अच्छा नहीं बोल सकता, मैं दिखता अच्छा नहीं हूं, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं तो बेच नहीं सकता, सेल्स नहीं कर, तो ये क्या हुआ, इसने मेरी आइडेंटिटी को फ्रीज कर दिया। अब मैं इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं सेफ जोन में हूं, तो इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी फ्रीज्ड है, और फ्रीज्ड आइडेंटिटी का मतलब ही जेल है। वाह, कि मैं एक कैदी हो गया, किसका, अपनी आइडेंटिटी का। मैं मजाक में, अक्सर आपने सुना होगा नो दाई सेल्फ में, मैं अक्सर ये बात बोल देता हूँ कि एक दोस्त है बहुत पुराना, और वो हमेशा ये बात बोलता है कि सर 1977 में, 1980 में हमारे पास फिएट कार हुआ करती थी। मतलब ये 40, अब मैंने कहा अब आपके पास तो लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, नहीं अब नहीं। तो उस चीज़ को हम अभी तक ढो रहे हैं, छोड़ नहीं पाए हैं, और हम उससे आगे कैसे बढ़ेंगे, हम उसी में ही आनंद ले रहे हैं। जबकि मुझे तो ये होना चाहिए कि आज मेरे पास क्या है, या मैं आज कितना कर पा रहा हूँ। तुम्हारे बाप दादा के पास थी, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसी प्रिजन में हम लोग कह दें कि तब हम तब के अमीर हैं, तब के अमीर तभी रह गए, आज नहीं रहे। तो अगर हम इस सेफ जोन से बाहर निकलते हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर पाते हैं बेसिकली। और इसमें सबसे बड़ा रोल पता है क्या प्ले होता है? एक ये है कि मैं स्टेज पर अच्छा नहीं बोलता, ये फिक्स्ड आइडेंटिटी का पार्ट हो गया। एक ये है कि मैं कोशिश करता हूं स्टेज पर अच्छा बोलने की, ये ग्रोथ है।
तो ये माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, तो यही आइडेंटिटी में अप्लाई होता है। तो अगर मुझे अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना है तो कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि मैं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ूंगा, मैं उन स्टेटमेंट्स को चूज करूंगा। अब यहां पर सेम वही चीज आती है कि एक तो मैं आपको मोटिवेट करूं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 18 अध्याय में पूरा ज्ञान दे देते हैं और 18वें अध्याय के समाप्त होते ही अर्जुन बोलता है कि माधव गांडीव नहीं उठता, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। फिर माधव बोलते हैं आंखें बंद करो और देखो विराट रूप। तो यहां से जर्नी हमारी आइडेंटिटी को बदलने की शुरू होती है कि हम अपने अंतर मन में अंदर उतर के अपने माइंड को ये कन्विंस करें कि मेरी आइडेंटिटी बदल रही है। यहां पर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, ग्रोथ आइडेंटिटी और एक गुरु जो आपको ये कल्पना करवा पाए, जो आपको ये विजुअलाइजेशंस करवा पाए कि आप, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, तो अगर मैंने आपके दिमाग को अंतर मन में ये आइडेंटिटी देनी शुरू की कि तुम सब कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम अपने पास्ट के जो बिलीफ्स हैं उनके गुलाम नहीं हो, तो असल में जर्नी यहां से शुरू होती है जब हम अंदर मुड़ते हैं और अपने अंतर मन में उन कल्पनाओं को जगह देते हैं जो हमको फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ लेकर के जाती हैं। तो मुझे लगता है कि तब इंसान असल में उस जेल को तोड़ पाता है, क्योंकि उस जेल को तोड़ने की चाबी बाहर नहीं है, उसको तोड़ने की चाबी अंदर ही है, कहीं ना कहीं अंदर छुपी है। यहां पर मुझे एक बड़ा अच्छा वो वाकया याद आता है कि एक ताले से जो है हथौड़ा पूछता है कि मैं तुम पर 50 बार प्रहार करता हूं, तुम फिर भी टूट नहीं पाते हो, और अगर तोड़ना भी हो तो 200 बार प्रहार करना पड़ता है, लेकिन चाबी तुम्हें 1 ही मिनट में खोल देती है। ताला बोलता है कि वो मेरे दिल तक जाती है, वो मेरे अंदर जाती है। तो जो चीज़ अंदर जाएगी वो आइडेंटिटी में बदलाव लाएगी, और आइडेंटिटी बदली तो हम कंफर्ट जोन को छोड़ना शुरू कर देते हैं, किसी के कहने से नहीं, अपने अंदर से टूटने से। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि चाबी दिल तक जाती है, इसलिए दिल और पूरी बॉडी को खोल पाती है। तो अनुराग जी, मैं एक बात और समझना चाहूँगा, लोग लगातार गलती करने के पैटर्न्स को अपना लेते हैं, तो कैसे सेल्फ अवेयरनेस से इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है? देखिए, पैटर्न अपनाने का एक बहुत बड़ा लॉ है, इसको बोला जाता है द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर यानी जिस चीज़ से भी हमें पेन मिलेगा उस चीज़ से हम दूर हटना चाहेंगे, और जिस चीज़ से भी हमें प्लेजर मिलेगा उस चीज़ को हम अपनाना चाहेंगे। अब हमने क्या किया, हम जिन चीज़ों के प्रति फेमिलियर हो गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले कंफर्ट जोन की बात हुई ना, तो जिस चीज़ से मैं फेमिलियर हो गया उसमें मुझे पेन नहीं है, मेरे माइंड को ऐसा लगता है, हो सकता है वो मेरे जीवन में सबसे बड़ा दर्द हो, आगे चल के मेरे जीवन को सबसे बड़ा नुकसान देता हो, लेकिन जो मेरे लिए फेमिलियरिटी है उससे मैं दर्द में नहीं हूं। तो मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि नोन हेल इज बेटर देन अननोन हेवन। ये लोगों को अंदर अपने लगने लगता है कि जो नोन है वो कई गुना, चाहे वो जहन्नुम में क्यों ना हो, जेल ही क्यों ना हो, जो लोगों को उम्र कैद हो जाती है ना, 20-22 साल जेल में रहते हैं, निकलना नहीं चाहते, उनको लगता है यहां मैं सब फेमिलियर हूं, सब जानता हूं, और वो बाहर की जगह जेल लगने लगती है। तो यही सेम काम चित्रेश जी यहां पर होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, जब हम इस पूरी प्रक्रिया को अपने अंदर से गुजारते हैं और हम कुछ चीज़ों को अपने अंदर से फॉलो करना शुरू करते हैं, तो ये जो नोन और अननोन का डिफरेंस है ना, ये समझ में आता है। और जब ये समझ में आता है तो पता चलता है कि जो अननोन है सबसे पहले उसे गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ एक्चुअल में वहीं से आएगी। बहुत बढ़िया। तो मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर हो चुका हूं बहुत सी चीज़ों से कि वो मेरा जो पेन एंड प्लेजर का लॉ है अब मुझे वो गवर्न कर रहा है। जो नोन है वो मेरे लिए प्लेजर है, जो अननोन है वो मेरे लिए पेन है। कोई स्मोकर है, अगर उसको स्मोकिंग करते ही खून की उल्टी आए, क्या वो दूसरी सिगरेट पिएगा? नहीं पिएगा, क्योंकि अभी उसको प्लेजर मिल रहा है, पेन का उसको अंदाजा ही नहीं है। तो हम प्लेजर से डेरिवेट होते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो जिन भी चीज़ों का करंट में बड़ा छोटे समय में मुझे प्लेजर मिल रहा है मैं उनको पा लेता हूं, जो भी चीज़ें नोन है मैं उनको पकड़ लेता हूं, लेकिन एक्चुअल में जर्नी यहां से शुरू नहीं होती। और यहीं पर आपको पता होगा कि हम कई बार अपने जब हम सप्त चक्र ध्यान करते हैं तो उसमें हम ये बात करते हैं कि जो व्यक्ति की चेतना, उसकी एनर्जी मूलाधार में स्टक है, वो नोन में ही रहना चाहेगा, वो फ्यूचर के पेन में ही रहना चाहेगा। तो इसके लिए भी मोटिवेशन, मैं आपको कहूं नहीं यार ये सिगरेट नहीं, अरे भैया उसके पैकेट पे छापी हुई है फोटो, क्यों फिर वो उसको गले लगा रहा है? क्योंकि जो चेतना का स्तर है वो अभी इसी करंट जो इस मोमेंट्री जो प्लेजर है वो उसके साथ जुड़ाव होकर के उसको देख रहा है, उसको आगे का पता ही नहीं है। लेकिन चेतना इस शरीर के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, वो तो चैतन्य है, तो वो बहुत आगे का देखती है, वो सोल को इवॉल्व करने का देखती है, वो इस जन्म में अपने नए वर्जन को पाने का देखती है, क्योंकि उसको पता है यही मेरा एक अल्टीमेट टारगेट है कि मैं आगे बढ़ के अपने उस अल्टीमेट गोल को अचीव करूं जो मेरा हायर वर्जन है। तो इसलिए जब वो अंदर की यात्रा शुरू होती है तो इंसान वो प्लेजर को ना देखते हुए बल्कि
कल के प्लेजर को देखता है कि आज मैं कौन सी चॉइसेस करूंगा जिससे मुझे आने वाले समय में मैं अपने आप को बेटर कर पाऊंगा। और ये कभी भी आप किसी के कहने से, सिगरेट के पैकेट पे प्रिंट कर देने से, लेबल लगा देने से ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब चेतना मूलाधार से ऊपर उठेगी। कि इसलिए मेरी ये जर्नी बाहर से अंदर की तरफ शुरू हुई, क्योंकि ये समझ आया कि थाप्या ना जाए कीता ना होए। आपो आप जब अंदर से अपनी चेतना खुद आवाजें लगाएगी तो बाहर से सिगरेट का पैकेट कितना ही बुलाता हो वो आपको खींच नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसलिए ये लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर जो गवर्न कर रहा है, इसको अपने अंदर से एक बार समझना पड़ेगा, ताकि हम जीवन में, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकें। बहुत बढ़िया बात बोली अनुराग जी। एक बात और आप हमेशा बोलते हैं सेल्फ लव की, तो ये जो न्यू हायर वर्जन है, ये न्यू हायर वर्जन बनाने में सेल्फ लव का और डिसिप्लिन का क्या रोल होता है और कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं? अरे वाह, क्या खूबसूरत सवाल पूछा आपने। मैं यहाँ पे एक मिथ दूर करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को सेल्फ लव का मतलब लगता है कि अपने आप से प्यार करना और अपने आप को संतुष्टि देना। पार्लर में समय बिताया, सेल्फ लव है। मीठा खाने का मन किया, चॉकलेट खा ली, सेल्फ लव है। मेरा जो करने का मन है मैं वो कर रहा हूँ, सेल्फ लव है। लेकिन ये सेल्फ लव में सेल्फ कौन है? सेल्फ लव में सेल्फ ये बॉडी नहीं है। सेल्फ लव में सेल्फ मेरा हायर सेल्फ है, मेरी चेतना है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि जो लोग स्वार्थी हो जाते हैं उनको हमारे समाज में गलत बोला जाता है कि ये बहुत स्वार्थी है, सेल्फिश है। लेकिन ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द था। इसके संधि विच्छेद करो तो दो शब्द निकलते हैं इसमें, एक स्वयं और एक अर्थ। जिसने स्वयं का अर्थ जाना कि मैं कौन हूं, तो ये जो मतलब सेल्फिश होना है ना, ये एक्चुअल में खुद का अर्थ जानना है। तो जब मैं अपना अर्थ जानता हूं कि मैं कौन हूं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम वो परम चेतना हो। तो बोलने से तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो मुझे सिंपल कोरी बातें लगती हैं। लेकिन जब मैं उनकी बताई हुई चीज़ों को प्रैक्टिस करता हूं, जब वो कहते हैं कि योगी का असली अर्थ क्या है, जब वो कहते हैं कि अध्यात्म, अधि, आत्मन, आत्मन मेरा ट्रू सेल्फ, अधि मीन्स हायर, जब मैं अपने उस हायर ट्रू सेल्फ से मिलता हूं तो मैं अपनी उस चेतना को पहचान पाता हूं। तो मुझे लगता है कि जब ये हम उस जर्नी पे चलते हैं कि मैं अपने उस हायर वर्जन को पहचान पाऊं, तो हम इसको भी सार्थक कर पाते हैं। तो मुझे ये शुरू में मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी लगता था कि ये कोरा ज्ञान है, कोरी बातें हैं, ये सब बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को अपनाया और मैंने देखा कि अपने अंदर से वो चीज़ें जब निकलती हैं तो जीवन में बदलाव लाती हैं, तो वही यहाँ पर भी लागू होता है पूरा का पूरा, कि हम जैसे जैसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, हम जैसे जैसे अपने हायर वर्जन से मिलते हैं, हम जैसे जैसे वो प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमको फियर से दूर लेकर के जाती हैं, तो हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने कंफर्ट जोन को ना तोड़ने में सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ भी कोई बड़ा काम करते हैं? मुझे लगता है कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स ही सबसे बड़ा काम करते हैं। क्योंकि अगर हमने जैसे अभी सेल्फ लव की बात की कि एक्चुअल में सेल्फ लव क्या है, सेल्फ से मोहब्बत करना। हम अपने ट्रू सेल्फ को तो पहचाने पहले कि ट्रू मोहब्बत का मतलब क्या, इस कपड़े से मोहब्बत करना, इस बॉडी से मोहब्बत करना, या जो मेरी चेतना है उससे मोहब्बत करना। ठीक वैसे ही अगर इसके नेक्स्ट स्टेप पर आए तो मेरी चेतना मेरे उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ बंद करके नहीं रहना चाहती, वो हमेशा ग्रो करना चाहती है। इसीलिए चेतना का कंपैरिजन अग्नि से किया गया है कि जिस तरह से अग्नि ग्रेविटेशनल लॉज को नहीं मानती, ऊपर उठती है, आपकी चेतना भी हमेशा ऊपर उठती है। लेकिन मेरे बिलीफ्स कि मैं ये नहीं कर सकता, अरे भैया जितने चादर उतनी पैर पसारो, अरे तुम तो स्टेज पर अच्छा नहीं बोल सकते, अरे मेरे पास तो काम करने के लिए पैसे नहीं है, ये क्या है? सब सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हमें उसी कंफर्ट जोन में रहते हैं कि ठीक है तुम स्टेज पर नहीं बोल सकते, बैठे रहो, तुम सेल्स नहीं कर सकते, बैठे रहो, तुम पॉडकास्ट में नहीं आ सकते, बैठे रहो। ग्रोथ कहां से होगी जीवन में? ग्रोथ तब होगी जब मेरे ये जो बिलीफ्स जो मुझे रोके हुए हैं किसी काम को करने से, इनको मैं एलिवेटेड बिलीफ्स में कन्वर्ट करूंगा, उन बिलीफ्स में जो मुझे आगे की तरफ बढ़ाएं। यानी एक बिलीफ ये है कि कितनी मुश्किल कुछ भी हो जाए, वो था ना मूवी कौन सी थी, वो बोलता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहां से आता है? कहां? अगर उसके पास कोई बड़ा रीजन ना होता, अगर वजह ना होती, तो क्या वो ये काम करता? वो तो आराम से अपने काम पर तो तब तक तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ था, तब तक तो उसको पता भी नहीं था कि मेरे अंदर इतनी बड़ी ताकत है। हनुमान जी को इतना बड़ा लक्ष्य ना दिया जाता, उनको पता ना होता कि श्री राम ने मुझे ये कार्य दिया है, जामवंत उनको समझाते ना कि किसके लिए काम करने वाले हो, तो क्या हनुमान जी वो काम कर पाते? उनको तो लग रहा था मैं तो एक छलांग लगा के 10 फुट दूर जा सकता हूं। उनको बताया कि तुम ये नहीं हो, तुम वो हो जो सूर्य को भी निगल सकता है। तो वो एक असली जो हमारा हायर वर्जन है, जो मेरा ट्रू सेल्फ है, उससे जब आपका परिचय होता है ना, तो वो परिचय जो है वो आपको एक्चुअल सेल्फ लव में लेके जाता है, और वो परिचय आपको इस जर्नी पे डालता है
कि आप जो है अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ो और आप आगे बढ़ो, और ये तभी आएगा जब अंडा अंदर से टूटेगा और ग्रोथ की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ बढ़। नहीं तो अगर आपका कितना भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है और उसको लेकर के मैं आपको मोटिवेट करता रहूं कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, आपको जब तक मैं मोटिवेट कर रहा हूं तब तक तो ये बढ़िया काम करेगा, लेकिन उसके बाद जो बिलीफ है, जो हमारे सबकॉन्शियस में हमारी प्रोग्रामिंग है, वो तो वापस आएगी ना, आपकी हैबिट वापस आएगी ना, आपका नजरिया वापस आएगा ना, आपका माइंडसेट वापस आएगा। उसको तो हमने नहीं बदला, हम किस पे काम कर रहे हैं? कॉन्शियस पे। बदलना किसको था? सबकॉन्शियस पे। बिलीफ्स कहां पड़े हैं? सबकॉन्शियस में। लिमिट कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस। तो जब हम अंतःकरण पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं कि 4 चीजें आती हैं: मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। मैं आपको कुछ भी समझा रहा हूं, बुद्धि को समझ आएगा, असल में तो चेतना से जब वो चीज मैं बाहर से जब समझा रहा हूं ना, तो बाहर सबसे पहले मन आता, ये बुद्धि आती है, बुद्धि को मैंने समझा दिया, लेकिन जब मैं अंदर से समझाने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले चेतना आती है, और चेतना से मन समझता है, बुद्धि से मन नहीं समझता है। वापस एग्जांपल लें सिगरेट के पैकेट का, क्या बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा कि ये दिस इज इंजूरियस टू माई हेल्थ? आ रहा है, क्या उसके ऊपर फोटो भी प्रिंट की हुई है अब तो दिखाने के लिए कि मुंह में क्या हो सकता है। बुद्धि को तो पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन बुद्धि क्या मन को कन्विंस कर पा रही है? नहीं कर पाती, बुद्धि कर ही नहीं पाती। बुद्धि के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो इस शरीर के साथ जुड़ के बड़े थोड़े समय की, थोड़े कालखंड की, कुछ वर्षों की बुद्धि है। चेतना अनंत है, जन्मों जन्मों को उसने देखा है, हर एक के व्यक्ति के, क्योंकि चेतना चैतन्य है, उसने आपके जीवन को भी देखा है, मेरे जीवन को भी देखा है, प्रशांत के जीवन को भी देखा है। तो वो चेतना से जब कुछ चीज मन को समझाई जाती है तो मन को समझ आती है। इसलिए हम लोग डीप मेडिटेशंस में, डीप प्रैक्टिसेस में, डीप विजुअलाइजेशंस में जाते हैं, ताकि चेतना का स्तर ऊपर उठे और वो टक्कर मारे हमारे मन को, और मन फिर बुद्धि को समझाए। तो ये इस तरह से काम करता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो एक्चुअल में उस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो है खत्म होते हैं और इंसान आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन प्रैक्टिसेस बाहर से अंदर की तरफ ना हो, बुद्धि मन को ना समझाए, बल्कि चेतना मन को समझाए, और फिर मन जो है, बुद्धि और मन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर वो इतिहास रच देते हैं और कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ उन्हें रोक नहीं सकता है। मतलब जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो जैसे गौतम बुद्ध जी ने अपने आप को जाना और उन्होंने सबसे पहले वो बात बोली अपो दीपो भव, जब वो जाने लगे, तो हमारा जो पुराना सिखाने का संस्कृति थी भारत देश के अंदर, वो शायद यही स्तर से काम करती थी, चेतना से लेके जाती थी। और आज के जो स्कूल एजुकेशन जो हमने अडॉप्ट कर लिए हैं अभी, वो वही बुद्धि को समझाने का काम करती, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। ये मतलब आपने इतनी गहरी बात टच की है ना, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप ये देखो, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, हम 2 दिन पहले भी शायद ये बात कर रहे थे, आप देखोगे कि उसका जो सक्सेस है, मतलब जो सक्सेस का मतलब लोग गलत समझते हैं। पहले तो लोगों को लगता है जिसने ज़्यादा पैसे कमा लिए वो सक्सेस है। एक्चुअल में सक्सेसफुल वो है जो माइंड, बॉडी एंड सोल के कॉम्बिनेशन के साथ बने हुए अपने जीवन को हेल्दी बनाते हुए अपनी लाइफ में फुलफिल्ड महसूस कर रहा है। वो चाहे कम पैसे कमाता हो, ज़्यादा पैसे कमाता हो, इससे मतलब नहीं रहता। तो आप देखोगे कि वो जो एक्चुअल में सक्सेसफुल इंसान है, उसका एकेडमिकल बैकग्राउंड था, जो उसके एकेडमिक्स थे, वो उससे बहुत ज्यादा दूर है। जो उसने पढ़ाई की, जो उसने किया, आज वो नहीं कर रहा। लेकिन ये रियलाइजेशन कब हुआ? 40 के बाद, किसी को 35 के बाद। केंटुकीज फ्राइड चिकन, KFC तो 65 के बाद इंसान शुरू कर रहा है कि यार ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, लोग इसके लिए मेरी उंगलियां चाटते रह जाते थे, मैं ये काम करूंगा। मार्क जुकरबर्ग ने कौन सी पढ़ाई की थी फेसबुक बनाने की? ये चीजें कहां से आती हैं? ये बुद्धि से नहीं आती हैं, ये उस पढ़ाई से नहीं आती हैं, ये आती हैं चेतना के स्तर से। इसलिए जब गुरुकुल पद्धति में एक व्यक्ति को भेजा जाता था तो उसको डीप मेडिटेशंस करवाई जाती थी, उसका खुद से स्वयं से तारुफ करवाया जाता था, खुद से वो रूबरू होता था, उसको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवाया जाता था। इसीलिए वो बच्चा 10 साल का होता था, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो बहुत बड़े राजा दशरथ के घर पैदा हुए हों, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप से दूर ले जाकर उनको एक अलग एनवायरनमेंट में रखा जाता था कि ये एक पूर्णतया, एक पूर्ण फोकस के साथ जब तक अपनी चेतना के ऊपर काम नहीं करेगा तब तक ये उस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो मुझे लगता है वो जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, जो हमको मंत्रों के, आज हम कहते हैं यार ये मंत्रोच्चारण करने से क्या होता है। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, साउंड हीलिंग के ऊपर, तो पता चला ये मंत्र नहीं थे खाली, ये शब्द जो थे ये मिलकर के वो ध्वनियां प्रोड्यूस करते थे, जिन ध्वनियों से हम उन तरंगों से, क्योंकि आज निकोला टेस्ला जब बोल करके गए कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, और हमारे गुरुकुल में ये वाइब्रेशन से ही तो कनेक्ट करवाया जा रहा था। तो जब हम चेतना के स्तर से ऊपर उठ के आते हैं तो हमें जो यूनिवर्सल एनर्जीज चाहती हैं हम उससे कनेक्ट करते हैं।
लेकिन जब हम उस पढ़ाई से जुड़ कर के आते हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ना नहीं चाहिए या मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता या आपको भी नहीं पढ़ाना, नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पद्धति में एक छोटा सा बदलाव कि जो पढ़ रहा है पढ़ता रहे, लेकिन उसके साथ उसको वो प्रैक्टिसेस कि स्कूल ऐसा हो जिस स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, पेरेंट्स को चार्ट काट काट के, प्रोजेक्ट काट काट के बना के दिए, जो बच्चा करता भी नहीं पेरेंट्स कर रहे हैं, उसकी जगह उस बच्चे को टास्क दो कि हर रोज 10 मिनट का ओम मंत्र का उच्चारण करके करो, मेडिटेशन में जाकर के बैठो, आप रोज जाकर के 10 मिनट अनुलोम विलोम करो। ये प्रैक्टिसेस दी जानी चाहिए कि जब तक वो बड़ा हो तो उसकी बुद्धि जिसने पढ़ाई की है और उसकी चेतना जिसने प्रैक्टिस की है, वो दोनों मिलकर के जब आएंगी ना, वो जीवन में कभी इकिगाई नहीं पड़ेगा अपने पर्पस को ढूंढने के लिए। ठीक बात है। हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो विदेशों में ढूंढी गई इकिगाई, जबकि इकिगाई तो हमारे पूर्वज हजारों लाखों साल पहले बता गए कि अपने अंदर उतरो, जो गौतम बुद्ध भी बोल के गए कि अपने अंदर उतरो सब कुछ जानो। लेकिन विडंबना ये है कि हम उतर नहीं रहे हैं। हम फिर भी हम इस चीज का सिर्फ हमारे पास घमंड ये है कि हमारे पूर्वज बता करके गए, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वही चीज जब जापान से घूम के आएगी, वही चीज जब मैं कई बार वीडियोस बनाता हूं, मुझे मतलब लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये चीज कितनी बढ़िया काम करती है, उसके लिए रिसर्च पेपर्स ढूंढने पड़ते हैं कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको वैलिडेट कर रही है तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये इंसान सही बोल रहा है। लेकिन वो पूर्वज जो अंदर उतरे थे, जो चेतना के स्तर को बहुत ऊपर ले गए थे, जब उनकी बात करो तो लगता है नहीं नहीं यार, इसका प्रूफ क्या है, इसका एविडेंस क्या है। तो एविडेंसेस ढूंढने पड़ते हैं आज कि मॉडर्न मेडिकल साइंस प्रूव करे तो मैं ये बात इन लोगों के साथ करूं ताकि इन लोगों को समझ में आए। और वो लोग जो हमारे पास रिट्रीट में आते हैं, जब वो खुद अपने अंदर अपनी चेतना से उतरते हैं तो वो कहते हैं सर कुछ कहीं से इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने अंदर उतरा और मुझे समझ आ गया है कि ये चीज़ ऐसे काम कर रही थी। तो मुझे लगता है जो हमारी पुरानी गुरुकुल पद्धति थी ये लौट करके आएगी। आप देखना, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और 5, 7, 10 साल आप रुको, क्योंकि जिस तरह से हम वापस अपने रूट्स की तरफ जा रहे हैं, हम आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, हम योग की तरफ जा रहे हैं, हम गुरुकुल पद्धति की तरफ भी जाएंगे। और वो भारत जिसके पास सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी तक्षशिला और नालंदा के रूप में, वो वापस से इस देश में आएंगी। और मुझे लगता है कि अगर हम ये चेतना कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें तो कहीं ना कहीं इसमें एक पत्थर, एक नींव हम भी रख सकते हैं, जो शायद हम करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तथास्तु। क्या बात है। अनुराग जी, क्या ऐसे इमोशनल स्ट्रगल्स थे आपकी लाइफ में जिन इमोशनल स्ट्रगल्स ने आपको इतना ज़्यादा प्रेरित किया इस ज्ञान को हासिल करने में, इसकी प्रैक्टिस करने में, लोगों तक पहुंचाने में? तो इमोशनल कुछ ना कुछ तो बड़ा इमोशनल स्टोरी रही होगी। इमोशनल स्टोरी तो बहुत भयंकर इमोशनल स्टोरी है, और अगर मैं किसी भी व्यक्ति से उसकी लाइफ की पीछे की जो भी कहानी है वो पूछता हूँ तो उसका जवाब ये आता है कि आपको नहीं पता, मेरी स्टोरी तो आपसे भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब हर एक व्यक्ति के पास जो स्टोरी है वो पूरी दुनिया से ज़्यादा खतरनाक ही है, वो भयंकर ही है, क्योंकि हमारे माइंड ने जैसे उसको प्रेसीव किया है ना, उसको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे ही मिला है, सबसे ज़्यादा पेन जो मेरे साथ हुआ है वो तुम समझ नहीं सकते हो। तो मेरी इमोशनल स्टोरी जो है, अगर मैं वो बताने की भी कोशिश करूं तो उससे भी बुरी बुरी स्टोरीज लोगों के जीवन में हैं। लेकिन मेरे जीवन में बदलाव जो था ना, वो उस स्टोरी से नहीं आया। मेरे जीवन में जो बदलाव था वो इस चीज़ से आया कि जब मैं बाहर सब कुछ खोज रहा था, खोजने के बाद भी परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा था। एक टेम्परेरी फेज जरूर आता था। मैं दवाई खाता था, मेरा बीपी डाउन हो जाता था, मैं नींद की गोली लेता था, 2 घंटा सो जाता था, मैं एंग्जाइटी की दवाई लेता था, मैं 4 घंटे आराम से, मेरा माइंड सुन्न हो जाता था, नम हो गया मैं कुछ, और मुझे लग रहा है कि मेरे को अब स्ट्रेस नहीं हो रहा है, मेरे को तनाव नहीं हो रहा, मेरे को सुसाइडल थॉट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन असल में वो जो ट्रैंकुलाइजर्स थे, जो गोलियां थी, वो मुझे सप्रेस कर दे रही थी। मैं लाइफ में जो करना चाह रहा था, अंगूठियों में, बाबाओं में, वास्तु में, सब चीजों में कहीं पर जवाब नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं बाहर बदलो। तो मैंने ये देखा कि इतना सब कुछ बदलने के बाद भी मैं अपनी स्टोरी के साथ ही मैं अपना रोना ही रो रहा हूं। जो मिलता है मैं उसको अपनी कहा, अरे यार मेरे साथ भगवान ने बड़ा, वो कहता मेरे साथ भी क्या, मैं तो मतलब तुम्हें क्या पता मेरी, वो कहता तुम्हें क्या पता मेरी स्टोरी। हर एक के पास जो दुख है ना चित्रेश जी, वो तो इसीलिए वो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सब संसार दुखी है। लेकिन मेरी एक्चुअल जर्नी जो थी वो ये समझने से शुरू हुई कि बाहर से जो भी मैं बदल रहा हूँ, मैंने विजन बोर्ड बनाए, मैंने अंगूठियाँ डाली, मैंने वो कौन सा पीके मूवी का एक सॉन्ग था ना, भगवान है कहाँ रे तू, सब जगह ढूंढा, हाँ है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान का, मैं कहा यार मेरी क्यों नहीं सुन रहा, कैसा भगवान है।
असल में वो जो आप सुनाना चाह रहे हो वो सुनता ही नहीं है। जो आप होते हो उसका प्रतिबिंब वो आपके जीवन में दिखाता है। तो मैं बाहर से जो भी होने की चेष्टा कर रहा था वो मेरे जीवन में वही वापस प्रतिबिंब दिखा रही थी। तो ये जर्नी जो थी ये यहाँ से शुरू हुई कि बाहर से बदलने से कुछ नहीं बदल रहा, तो क्यों ना वापस अपने रूट्स की तरफ लौटा जाए। आप देखो, मैंने 3-4 दिन सिर्फ कुछ ब्रेथ वर्क्स किए, अपनी सांसों पर ध्यान करना शुरू किया, और 3-4 दिन में मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों के रिजल्ट आने लगे जो मैं 15-15 साल से बाहर ढूंढ रहा था। मेरे माइंड की कामनेस, गोलियां खा करके जो दिमाग शांत करना पड़ता था, वो सिर्फ सांसों को गहरा करने से हो गया। जो मुझे अपने काम में फोकस लगाने के लिए मुझे 4-4 कप चाय पीनी पड़ती थी, वो 5 मिनट 9 मिनट की लिबरेशन क्रिया करने के बाद ऐसा ध्यान लगा कि 2 घंटे का काम 20 मिनट में होने लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो स्टोरी थी इमोशनल, उसने बदलाव नहीं लाया। क्योंकि अगर मैं उस स्टोरी के साथ जुड़ा रहता तो आज मैं वहीं बैठा होता, जीवन के उसी मोड़ पर, शायद 2 पैसे फालतू कमा रहा होता लेकिन जीवन में संतुष्ट ना होता। लेकिन ये प्रश्न कि क्या बाहर, और यही प्रश्न मेरा आज हर एक व्यक्ति से जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, आज नोट पैड लो, पेन लो और ये लिखो कि क्या आप विजन बोर्ड बना रहे हो, बदल रहा है कुछ? क्या आप एफर्मेशंस कर रहे हो, बदल रहा है कुछ? क्या आप 2 मोटिवेशनल वीडियो देख के अपने जीवन को बदल पा रहे हो? अगर नहीं तो सिर्फ एक बार अपनी तरफ लौटने का प्रयास करो, खुद को जानने का, नो दाय सेल्फ करने का प्रयास करो, और फिर देखो जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। और मैं तो कहता ही नहीं हूं कि मेरी बात मान लो, मैं तो कहता हूं जानो, करके देखो जो ये चीजें हैं, कैसे जीवन में बदलाव नहीं आता। तो इन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया। बहुत बढ़िया। तो अनुराग जी, आपके हिसाब से लोगों को सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप कौन सा है जो उनको होल्ड करके रखता है और ग्रोथ नहीं करने देता, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर नहीं आने देता? चित्रेश जी, एक नहीं बल्कि 2 ऐसे इमोशंस हैं जो हमको कभी भी जीवन में एलिवेटेड स्टेट की तरफ नहीं जाने देते। एक तो है गिल्ट, हाँ गिल्ट, और एक है फियर, डर। गिल्ट एंड फियर। तो आप देखोगे कि लगभग हर एक व्यक्ति में आपको ये 2 इमोशन जरूर मिलेंगे जो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गिल्ट सबसे बड़ा अपने आप से लेकर के है। अब आप इसकी बड़ी ब्रांचेस खुलती हुई देखोगे गिल्ट की। अगर अपने आप से गिल्ट है तो आप सेल्फ सेबोटाज करोगे अपने आप को, आप कभी अपने आप को अपने ट्रू वर्जन के साथ कनेक्टेड नहीं पाओगे। जब आपके पास गिल्ट है तो आप ये महसूस करोगे कि मैं दूसरों से बहुत छोटा हूं क्योंकि मैंने बड़ी गलतियां कर रखी हैं। मेरा टाइम, एनर्जी और मेरा सब कुछ जो है उतना वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए लोग उसी इंसान का फायदा उठाते हैं जिसके पास गिल्ट बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपनी सेल्फ वर्थ को कभी नहीं पहचान पाता क्योंकि उसके पास गिल्ट है कि मेरे से ये गलत हुई है जीवन में चीज, इसलिए मैं तो कुछ हूं ही नहीं, और मैं कुछ नहीं हूं तो मेरी वर्थ कुछ नहीं है, इसीलिए लोग फायदा उठाते हैं, इसीलिए मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता हूं, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, इसलिए मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो गिल्ट एक ऐसी चीज है, और आप ये समझो कि गिल्ट लगभग हर तीसरे इंसान को है कि मैं ये इस टाइम पर ये कर सकता था, नहीं किया, मैं इस व्यक्ति को ऐसे जवाब दे सकता था, नहीं किया, मैं इस व्यक्ति से शादी ना करता तो ऐसा होता, मैंने अपने पेरेंट्स की सुनी होती तो ऐसा, हर चीज का, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो कुछ और होता, काश मैंने अपनी सेहत पे काम कर ली। गिल्ट, रिग्रेट्स, ये रिग्रेट्स जो हैं ये सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप है। और ये रिग्रेट तब टूटता है जब हम एक्चुअल में देखोगे गिल्ट और फियर बड़े ही कनेक्टेड हैं। जब मैं उस फियर को तोड़ता हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज से गिल्ट हो रहा है तो आगे फ्यूचर में करने को भी मैं बहुत सी चीजों को लेकर के फियरफुल हूं। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि मेरी आइडेंटिटी गिल्ट से भरी हुई है और मेरे पास अपनी सेल्फ वर्थ को देखने का मौका ही नहीं है। तो जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो जीवन में मैं कुछ भी करने से डरूंगा। मेरे पास तो स्किल नहीं, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैंने भविष्य में जो भी करना है उसके लिए पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं तो ये कर नहीं सकता, मुझे तो शेम है, मुझे तो ये 2 इमोशंस जो हैं गिल्ट और फियर, अगर इंसान इनके ऊपर विजय प्राप्त करना शुरू कर दे, अगर इंसान इनके ऊपर काम करना शुरू कर दे, और ये कई बार 25-25 सालों से बैठे होते हैं, 40-40 सालों से बैठे होते हैं, कई बार 2-2 3-3 महीने से बैठे होते हैं, लेकिन हम इनको पहचान नहीं पाते क्योंकि ये कॉन्शियसली दोनों चीज़ें हमारे सामने नहीं आती, बल्कि ये आती है सिचुएशंस की शक्ल में, सिचुएशंस के न रिएक्ट कर पाने की शक्ल। मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई लेकिन मैं पास्ट के किसी ऐसे बोझ से दबा हुआ हूं, मेरे को गिल्ट है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया था इसमें, तो मेरी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं है, तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है मैं इसमें भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पास्ट में भी नहीं कर पाया था। तो मेरे पास एक बिलीफ ऐसा डेवलप हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पैटर्न बन गया मेरा, मेरी प्रोग्रामिंग हो गई, मेरी हैबिट बन गई, और मैं उसको फिर जस्टिफाई भी करूंगा क्योंकि मेरा मन इस कंफर्ट जोन में है, मेरा मन इससे फेमिलियर है। वो संडे को तोड़ के बाहर नहीं आना चाहता,
बाहर, वो उसके लिए वो जेल बन गया है। और वो जो जो मैंने बोला ना कि वो जो फेमिलियर हेल है वो ज्यादा बेटर लगता है अननोन हेवन से। तो यही काम हुआ है कि मैंने जो है वो अपनी उस आइडेंटिटी को अपना जकड़ कर रखा हुआ है। तो अगर मैं इस फियर को रिलीज करना शुरू करूं, अगर मैं गिल्ट को रिलीज करना शुरू करूं, और ये दोनों हमारे बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स हैं उन एनर्जी सेंटर्स में बैठे होते हैं, और ये दोनों हमारे लोअर एनर्जी 3 सेंटर्स जो हैं, 3 एनर्जी सेंटर्स जो हैं, उनमें ये स्टक होते हैं बेसिकली। जैसे आपने फोन में एक कोई आजकल बहुत चला हुआ है कि आपको कोई गलत लिंक भेजता है, आप लिंक पे क्लिक करते हो और फोन का सारा बैलेंस जो है, अब अकाउंट जो है वो पता नहीं 15 किलोमीटर किसी दूसरी ब्रांच में, आपके फोन में मैसेज आया, उस पर आपने क्लिक किया, उसने आपके फोन की ऐप को हैक किया, आपके बैंक की ऐप को, और वहां बैंक से निकले पैसे और किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर। अब इसमें आपके फोन की क्या गलती है? इसमें तो उस लिंक की गलती है ना, उस बग की गलती है, वो जो ग्लिच आया। और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? इसको ऑपरेट कर रहा था कोई सॉफ्टवेयर। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, या भौतिक रूप से तो दिख रहे हैं, लेकिन इनको ऑपरेट कौन कर रहा है? एक सॉफ्टवेयर। उन सॉफ्टवेयर्स में बग आते रहते हैं, लिंक आते रहते हैं। ऐसा लिंक, ये 2 लिंक है हमारे पास, गिल्ट का और फियर का, और हमने गलती से इन लिंक्स पर क्लिक कर दिया है। इन्होंने हमारी सारी कॉन्फिडेंस का बैंक बैलेंस खाली कर दिया है। करना क्या पड़ेगा कि मेरे को ये लिंक जो है अपने मोबाइल से डिलीट करने पड़ेंगे। कहां से? फोन से। क्या मैं इस फोन से कोई चीज खींच करके बाहर निकाल सकता हूं? नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर के लेवल पर जाना पड़ेगा, और हो सके तो पुराना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर कहां है हमारे पास? ये हमारे 7 चक्रों में हमारे योगियों ने षट चक्र निरूपम के माध्यम से हमें दिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आजना, और उसके बाद सहस्रार। ये 7 जगह पर एनर्जी के ब्लॉकेजेस, एनर्जी का प्रवाह यहीं हो रहा है, और एनर्जी का ब्लॉकेजेस भी यहीं पर हो रहे हैं। तो हमें उस सॉफ्टवेयर के लेवल पर जाकर इन बग्स को ढूंढ के डिलीट करना पड़ेगा। ये फियर का, ये गिल्ट का जो बग है, ये हमारे मूलाधार, हमारे स्वाधिष्ठान में स्टक है, हमारे मणिपुर में स्टक है। इन तीनों को जब हम क्लियर करते हैं, इसीलिए कितना ही कह लो कि नहीं यार डर के आगे जीत है, वो कहता नहीं, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे तो मतलब सूसू है, हालत खराब है डर के आगे। तो कौन डर को ऐसा पार कर रहा है? नहीं कर रहा। जो नहीं डरता वही आगे बढ़ रहा है, जो डरता है वो तो कहता है कि डर के आगे जीत मेरे लिए काम नहीं करती है। उसके लिए उसके सॉफ्टवेयर में बदलाव लाना पड़ेगा, हार्डवेयर में नहीं। इस बॉडी के पास पूरी कैपेसिटी है। अभी हम 2-3 दिन पहले एक जिक्र कर रहे थे कि अगर आप रूटीन में दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं जी, मान लो 4 बार आप खाना खाते हो, आपने ब्रेकफास्ट किया बड़ा शानदार हैवी, अब लंच का टाइम है, 2 बज गए, क्या आपको भूख लगेगी? यस या नो? यस। सबको लगेगी, मुझे भी लगेगी। आप के सामने खाना आ गया, क्या अब आपको और तेज भूख लगेगी ऐसे? और आप उस भूख को कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं आपने एक व्रत रखा हुआ है, ये प्रशांत रखता है ना कई बार, हम इसके सामने बैठ करके खाना खा रहे हैं, लेकिन इसका मन नहीं कर रहा खाना खाने का। क्यों? क्योंकि अंदर से सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया है अपने हिसाब से। लेकिन हो सकता है अगले ही दिन ये भी वहीं बैठे और देख के भूख लग जाए, लेकिन उस दिन अंदर से चेतना से ये प्रण आ रहा है कि आज मेरा व्रत है। तो मेरा जो प्रोग्राम अंदर चल रहा है, वो अंदर का प्रोग्राम मेरे बाहर की चीजों को गवर्न कर रहा है। ठीक वैसे ही जब हम अपने इन 3 लोअर चक्रास के ऊपर काम करते हैं, हमारा प्रोग्राम बदलने लगता है। तो फिर वो जो गिल्ट था, वो गिल्ट नहीं, वो लर्निंग लगती है कि अच्छा हुआ वो इंसान मेरे जीवन में आया, अच्छा हुआ मेरे को इतना बड़ा फेलियर इतनी कम उम्र में मिल गया ताकि मैं जीवन में आज कामयाबी हासिल कर पाऊं, अच्छा हुआ मैं गलत लोगों के सानिध्य से। लोग गिल्टी करते रहते हैं कि यार मेरे को ये लोग छोड़कर चले गए, पार्टनर छोड़ के चला गया, लाइफ पार्टनर छोड़ के, गिल्ट है। लेकिन जब ये चेतना सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते हैं ना, जैसे रोबोट को कुछ भी फीड कर दो वो उसी का हिसाब से काम करे, होता ना रजनीकांत की कौन सी मूवी, वो प्रोग्रामिंग उसकी गलत कर देता है उनके, वो तो वो प्रोग्रामिंग गलत होने से अब वो राक्षस बन गया है। ये प्रोग्रामिंग अगर हमने अंदर से सही कर ली ना चित्रेश जी, कि मैंने उन 3 लोअर चक्रास के ऊपर काम किया, तो अब वही जो गिल्ट था वो उसके लिए बहुत बड़ी विजडम है कि अच्छा हुआ यार ये मेरे जीवन में मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, अच्छा हुआ मेरे पेरेंट्स मुझे बढ़िया से ट्रीट नहीं करते थे, अच्छा हुआ मुझे ये जो सिचुएशन थी लाइफ की इतनी जल्दी एज में मिल गई कि अब मैं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो ये जो माइंडसेट का शिफ्ट है ना, ये उस सॉफ्टवेयर को ट्यून करने से आता है। और सॉफ्टवेयर को ट्यून करने का मंत्र हमारे योगियों ने हजारों साल पहले दे दिया था कि अपने इन एनर्जी सेंटर्स के ऊपर काम करो, जो इनका घर है। फियर का जो घर है वो आपका रूट चक्र है, आपका स्वाधिष्ठान है। आपके ग्रीड का जो घर है, आपके ये जो गिल्ट का जो घर है, जो आपके शेम का घर है, तो हम उनके ऊपर काम करने का प्रयास करते हैं।
सॉफ्टवेयर को बदलते हैं, बग को निकालते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाता है कि कोई दूसरा भी लिंक भेजेगा तो वो लिंक काम नहीं करेगा आपके पास। अब जीवन में कोई और गलत व्यक्ति भी आपके पास आएगा तो आप दूर से पहचान लोगे और आप उससे धोखा नहीं, आप उससे लर्निंग लोगे, आप आनंद लोगे उसका भी जीवन में कि इसका भी आना जरूरी था, क्योंकि ये आएगा तो जीवन में एक और विजडम दे के जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर बदलने का गेम है, हार्डवेयर बदलने का नहीं। गलती हम यही कर रहे हैं कि हम हार्डवेयर बदल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे लगता है कि ये 2 इमोशंस के ऊपर काम करना है तो इन 3 चक्रों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और अगर इनके ऊपर काम किया तो न सिर्फ ये 2 इमोशन बल्कि जेलसी, एंगर, एपैथी, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, हर तरह के लोअर वाइब्रेशन के इमोशन से हम छुटकारा पा जाते हैं। सर वैसे तो आपने मेरे सवाल का 90% जवाब दे दिया, फिर भी मैं लोगों को और आसानी से समझ में आ सके तो मैं वापस थोड़ा और समझना चाहता हूँ कि जो पुराने इमोशनल हमारे अंदर जो पुराने इमोशन फंसे होते हैं वो बार बार ट्रिगर क्यों करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हम पास्ट में ही जीते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और हम खुद गिल्ट में रहते हैं, है ना। जैसे उनको चेंज करते हैं तो वो चेंज करने वाले फेज़ में नहीं आ पाते, वो पुरानी चीज़ें बार बार ट्रिगर करती है। इस ट्रैप को कैसे तोड़ा जा सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वो बार बार ट्रिगर नहीं करती, वो हम ही हो चुके हैं। बार बार सांस क्यों चल रही है? हम तो ले भी नहीं रहे, क्योंकि अब ये चेतना का, मन का, बुद्धि का काम बचा ही नहीं है। अब बॉडी ने इसको सीख लिया हुआ है। ओके। बॉडी का मतलब है आपका सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ बॉडी हो गया है। हाँ जी। मुझे एक चीज बताइए कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमें समझ में आता है कि कहाँ है? नहीं समझ में आता ना। कॉन्शियस कहाँ है, सबकॉन्शियस कहाँ है? ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक्चुअल में हमारी बॉडी है। बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। हम ब्रेन को ही माइंड समझते हैं। हम ब्रेन को ही माइंड समझते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस का मतलब है रिपीटेड पैटर्न्स जो हमारी बॉडी और माइंड ने बना लिए हैं, वो एक्चुअल में हमारी बॉडी ने बनाए हैं, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर ने बनाए हैं। चाहे वो हमारे माइंड ने बनाए हो, चाहे वो हमारे किडनीज ने बनाए हो, चाहे वो हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड ने बनाए हो, चाहे वो हमारे थाइमस ग्लैंड ने बनाए हो, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स ने ये स्ट्रक्चर बना लिए हुए हैं। और वो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं वो उसके हिसाब से बॉडी ऑपरेट कर रही है। अब माइंड ऑपरेट नहीं कर रहा है। जैसे आप कभी देखो कि आपने आपके घर के बाहर एक लॉक लगा हुआ है, जैसे मेरे घर पे एक डिजिटल लॉक लगा हुआ है, या आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लोग रिलेट करेंगे। एटीएम का जैसे वो देखा ना, पिन होता है, वैसे आजकल पीओएस मशीन्स आती हैं। पहले पीओएस मशीन्स में मैनुअल बटन होते थे, अब डिजिटल है, स्क्रीन आती है। तो अब जैसे मेरा पिन है, मान लो 2357, अब मैं ऐसे करता हूँ 2357, तो मुझे याद है वो। एक दिन मैं वैसे ही किसी फ्यूल स्टेशन पर अपना फ्यूल रिफिल करवा रहा था, तो उसने वो लेके आया, तो मैंने ऐसे मैंने कहा अरे यार ये तो कुछ और दब गया, देखा तो वहाँ 2357 है ही नहीं, लेकिन मेरी फिंगर्स उसी हिसाब से चल रही हैं ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी ने लर्न कर लिया। अब मैं पीओएस नहीं भी देखता हूं तो मैं ऐसे ऐसे प्रेस करता हूं। क्या किया? मेरी, अब आप कहोगे ये आपके सबकॉन्शियस में जा चुका है। कहाँ जा चुका है सबकॉन्शियस? ये आपकी बॉडी ने मेमोराइज किया है, आपकी बॉडी ने लर्न किया। इसको बोलते हैं जैसे मसल मेमोरी होती है, बॉडी ने लर्न कर लिया है। ऐसे ये जो इमोशंस है ना सर, ये एक्चुअल में इमोशन तो तब था जब वो आया था, जब पहली बार आया था। अब उस इमोशन से क्या हुआ था? उस इमोशन से हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज हुआ था। उस इमोशन से हमारी बॉडी ने एड्रेनलिन नाम का एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव किया था। लेकिन जब उस इमोशन को मैंने 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 दिन तक दोहराया, तो मेरी बॉडी ने रोज रोज कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, कॉर्टिजोल, अब उसका ये स्वभाव बन गया। इसीलिए वो इमोशन जो बहुत लंबे समय तक हमारे पास बना रहता है, वो अब हमारी बॉडी में एक परमानेंट जगह ले लेता है। तो अब मेरी बॉडी, चाहे मैं उस सिचुएशन में हूं चाहे मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी बॉडी तो कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, उसको मजा आने लगता है। अब मैं क्या, अरे सर हमारे इवेंट में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर ये मेरे से 40 साल पहले हुआ था, अब तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूं। मैंने कहा लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस में इस चीज को भर रखा है। सबकॉन्शियस में कहां? बॉडी में। बॉडी को ट्रेन कर दिया आपने 2 महीने लगातार उसी चीज के बारे में सोच के, कर करके। इसीलिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का रूल ये बोलता है कि 21 दिन से 66 दिन तक आप किसी भी काम को रिपीट करते हो तो बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी हैबिट बन जाएगी। दूसरा, आप कनेक्ट करोगे तीसरे सवाल से, दूसरा वो हमारे लिए फेमिलियर हो जाएगा। फेमिलियर हो गया तो मेरे लिए वो सेफ जोन हो गया, मेरे अपने आप चलता रहेगा, वो मेरे को करने की जरूरत नहीं है। एक इंसान खेत में काम करता है, उसको वो कोई पेन नहीं लगता रोज रोज। आप एक दिन अपने ऑफिस से निकल के खेत में जाओगे, वो कस्सी कुल्हाड़ी सब चलाओगे, फावड़ा चलाओगे, तो आप ये क्या हो गया, बॉडी कौन 2 दिन उठेंगे नहीं, 2 दिन उठेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए वो फेमिलियर है, बल्कि वो 2 दिन खाट पे बिस्तर पे बैठ जाएगा तो वो उसके लिए अनफेमिलियर है। वो उसको लगेगा मैं यहां बैठने के लिए, उठो कुछ भी करो।
तो कहने का मतलब क्या हुआ सर यहाँ ये हुआ कि ये जो एक्चुअल में इमोशंस हैं, ये इमोशन तो 15 साल पुराना था, 10 साल पुराना था, लेकिन हमने इसको इतना रिपीट किया कि अब बॉडी ने इसके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल था उसको रिलीज करना सीख लिया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि घटना तो 20 साल पहले हुई थी, लेकिन बॉडी तो इसको रोज रिपीट कर रही है सर। बॉडी तो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरेपेनेफ्राइन सही से रिलीज नहीं हो रहा, और कॉर्टिसोल अप है तो HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन है। कॉर्टिसोल अप है तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर है। कॉर्टिसोल आपका ऊपर है तो आपका गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं हो रहा। तो अब हम बीमारियों की चपेट में जा रहे हैं, अब हम जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। कॉर्टिसोल लगातार रिलीज हो रहा है तो मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हूं तो मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरी तरह से इम्बैलेंस है। मेरा जो RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो इस यूनिवर्स में, वो ब्रह्मांड में वो किरणें रिलीज, तरंगे रिलीज नहीं कर रहा। कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। अब मैं कह रहा हूं यार ये घटना 20 साल पहले हुई थी, वो रोज हो रही है, डेली हो रही है, क्योंकि अब वो मन नहीं कर रहा है। अब वो बॉडी ने प्रोग्राम कर लिया अपने आप को उस हिसाब से कि ये व्यक्ति ऐसे ही जीता है। इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं ना, बोलते हैं सर स्ट्रेस का कोई एक सॉल्यूशन बताओ। मैं कहता हूँ 21 दिन लगातार डीप ब्रीदिंग करो 10 मिनट बैठ के, बॉडी लर्न कर लेगी, उसको मेमोराइज कर लेगी। और वही सब कॉन्शियस, आपकी सांसें 1 मिनट में कितनी चल रही, 2 3 4 5, मेरी कितनी चल रही, 2 4 6, ये कहाँ से आ रहा है? मेरी बॉडी ने लर्न किया हुआ है। एक योगी की सांस 1 मिनट में 3 चलती हैं, कहां से आ रहा है? उसने कोई भगवान की तपस्या नहीं की कि सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर 4 किरणें फेंकी हो सूर्य की, अल्ट्रावायलेट A और B मिला के कि चल आज से तू 2 सांस प्रति मिनट लेना शुरू करेगा। नहीं, उसने घर परिवार छोड़ के उसने सब वो बैठा है तपस्या करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए तपस्या करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं इस जंगल में बैठ करके अगर आप ये कार्य करोगे तो अपने सब कॉन्शियस को समझो ये आपकी बॉडी है, इमोशंस को समझो कि इमोशंस बॉडी में स्टोर हो चुके हैं, और अब तो ये एविडेंसेस हैं कि हर एक इमोशन हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर काम करता है, वहाँ स्टोर होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये बॉडी को उन इमोशन से डिटैच, इसीलिए एक क्रिया होती है, एक मेडिटेशन होता है जिसको मैं बोलता हूँ रिदमिक रिलीज मेडिटेशन, हर एक इंसान को करनी चाहिए। हर एक, आपने देखा हमारे पार्टिसिपेंट्स रिदमिक रिलीज मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि सर 25 साल पुराना पेन खत्म हो गया। क्योंकि पहले तो जो बॉडी ने प्रोग्रामिंग कर रखी थी हमने उसको तोड़ा, उसके बाद हम इमोशंस पे जाएंगे। पहले प्राणमय कोश को बैलेंस किया, उसके बाद मनोमय कोश पे जाएंगे। अन्नमय कोश के बाद दूसरा कोश आता है प्राणमय कोश, जो बॉडी में जो प्राण प्रवाहित हो रहा है उसको तोड़ा, फिर हम मनोमय कोश पे जाते हैं, फिर हम आनंद विज्ञानमय कोश पे जाते हैं, फिर हम आनंदमय कोश पे जाते हैं। तो पहले बॉडी से रिदमिक रिलीज मेडिटेशन के थ्रू इनको तोड़ा, फिर हम आगे बढ़े। तो ये एक्चुअल में बॉडी ने स्टोर किया हुआ है चित्रेश जी, सारे के सारे इमोशंस बॉडी ने स्टोर किए हुए हैं। हम उनको इमोशंस का नाम देते हैं, एक्चुअल में बॉडी के लिए वो क्या है? केमिकल्स, जिनको रिलीज करने का पैटर्न बॉडी ने स्टोर कर लिया है। मतलब सोच में वो इमोशन है, पर बॉडी के लिए तो वो केमिकल रिलीज, बॉडी के लिए तो वो केमिकल है, फॉर्मूला बन गया है। तो बॉडी ने तो वो सेव कर लिया ना पैटर्न कि मुझे ये केमिकल रोज रोज चाहिए। जैसे शराब की आदत है, जैसे किसी को धूप बत्ती करने की आदत है, जैसे किसी को व्रत रखने की आदत है, जैसे किसी को चोरी करने की आदत है। हर चीज अच्छी या बुरी बाद में, पहले वो आदत है। मतलब यही, मतलब यदि हम ऐसे कोरिलेट कर सकें कि जिनको स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, पॉर्न की आदत है, या और भी कोई आदतें हैं, वो इसी प्रोसेस से ही आदत में आ गए हैं। हमने रिपीट किया, बॉडी ने उसको स्टोर कर दिया, बॉडी ने उसको मेमोराइज कर लिया कि मेरी तो ये हैबिट है। अब मैंने एक बार सिगरेट पी, मजा आ गया, दूसरा मजे के चक्कर में दोबारा पी, वो हैबिट बन गई। आपने 20-21 दिन तक, 60 दिन तक उसको रोज, और आप उस कंफर्ट जोन में आ गए। अब वो फेमिलियरिटी है हमारे लिए, तो बॉडी ने वही पैटर्न स्टोर कर लिया। अब आपको मैं एक बड़ा फन फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट है, अगर व्यक्ति जो पिछले 20 साल से सिगरेट पी रहा है, आप उसको एक दिन सिगरेट ना पिलाओ, बीमार हो जाएगा। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मसाला खा के वॉशरूम जाने की आदत होती है, उनको मसाला नहीं मिलता है, सिगरेट नहीं मिलता तो फ्रेश नहीं हो पाते। कई लोगों को पेपर पढ़ के फ्रेश होने की आदत होती है, पेपर नहीं मिलता तो फ्रेश नहीं हो पाते। सर आप उन लोगों से पूछिएगा जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो लोग खालिस दूध पीते हैं, जो लोग मतलब एकदम बढ़िया डाइट लेते हैं। अगर कोई शहर का व्यक्ति जिसको डब्बे का दूध मिल रहा है, अगर आप उसको खालिस दूध पिला दो, उसका पेट गड़बड़ हो जाएगा। अब आप तो कहो मैंने तो चीज बढ़िया दी है, उसको बॉडी की आदत ही नहीं है, ओरिजिनल दी है, बॉडी को ओरिजिनल की आदत ही नहीं है। मतलब कई बार ये महानगरों में रहने वाले लोग जब पहाड़ों में जाते हैं ना, लंग्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कहाँ आ गए। तो ये मतलब ये 20 AQI का क्या मतलब होता है? हम तो 150 वाले लोग हैं, 250 वाले लोग हैं। ये मतलब अच्छी मिल रही है, लेकिन फिर भी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है, एक्लेमेटाइज नहीं कर पाती है। कारण अच्छे और बुरे का नहीं है, कारण पैटर्न के बन जाने का है। तो हमने इन इमोशंस के पैटर्न बना लिए, अब वो पैटर्न माइंड में नहीं है, अब वो पैटर्न बॉडी में है।
उन केमिकल्स के थ्रू बॉडी रिलीज कर रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। इससे हैबिट्स को भी हम कोरिलेट कर पा रहे हैं। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, इमोशनल नमनेस हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है या वुंड्स के सिम्टम्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है इमोशनल नमनेस हमारे लिए प्रोटेक्शन का भी काम करती है और वो वुंड्स को भी दोबारा कुरेदने का काम करती है। उसका कारण ये है कि इमोशनल नमनेस के कारण आपकी जर्नी इनवर्ड हुई है कि आउटवर्ड हुई है। नमनेस का मतलब है सुन्न हो जाना कुछ इमोशंस के प्रति। अब आप उनके ऊपर वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि एक इंसान को किसी एक व्यक्ति ने, उसके लाइफ पार्टनर ने या किसी ने धोखा दिया, अब वो उसके प्रति नम हो गया। अब वो कह रहा है भाई अब कोई धोखा दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो अब तो मैं प्ले बॉय बनूंगा, अब तो मैं कुछ भी करूंगा। एक ये है कि वो कहता है कि अब मैं इमोशनली इससे इतना नम हो गया हूं कि अब मुझे इस जर्नी को बाहर नहीं बल्कि अंदर लेकर के जाने की जरूरत है। अब मुझे इन इमोशंस के प्रति वो नहीं होना है। तो इमोशनल नमनेस रोल प्ले नहीं करेगी, बल्कि अगर वो बाहर की तरफ जा रही है तो वो इमोशनल टॉक्सिसिटी है, अगर वो अंदर की तरफ जा रही है तो वो इमोशनल अवेयरनेस है। दोनों ही केसेस में आप उनके कॉन्सिक्वेंसेस के प्रति नम हैं, लेकिन आपकी जर्नी अलग अलग है। जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी जर्नी तहस नहस करने की है, आपकी जर्नी डिस्ट्रैक्शन की है, आपकी जर्नी गलत करने की, आपकी जर्नी लाइफ में पहुंचाने की, कुछ भी अच्छा ना होने की है। लेकिन वहीं आप अंदर गए, जब इनवर्ड जर्नी शुरू हुई तो आपकी जर्नी इमोशनल अवेयरनेस की है। अब आप अभी भी कोई आपको गुस्सा करता, गौतम बुद्ध का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कोई इंसान आया, उनके मुंह पर थूक करके चला गया। उनके शिष्यानंद ने पूछा कि बनते ही आपके मुंह पर थूक करके चला गया। वो बोले भाषा असमर्थ है। वो कह सकते हैं हम इमोशंस का उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं। वो बोल रहे भाई, वो जो कहना चाहता था बेचारा कह नहीं पाया। अगले दिन फिर वो इंसान को रियलाइज होता है कि मैंने बुद्ध के साथ गलत किया। वो आके उनके चरणों में लेट जाता है। बुद्ध बोलते देखो आज भी भाषा असमर्थ है, बोल नहीं पा रहा है। तो पहले दिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, दूसरे दिन वो आनंद में नहीं आ गए कि देखो मेरे चरणों में आके लेट गया, मैं बहुत महान हो गया हूं। तो मेरे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे। वो बोलते थे बेटे सुख में ज्यादा खुश नहीं हो और दुख में ज्यादा उदास नहीं हो। ये एक बड़ी ब्यूटीफुल एक हाई स्टेट है। लोग आते हैं कि सर मेरे को ना ये टेंशन है, ये दुख ना हो मेरे को। मैं कहता हूँ दुख से छुटकारा नहीं है, इमोशन से है। तो इमोशन से छुटकारे का मतलब इमोशनल नमनेस ही है। तो अगर वो बाहर की तरफ जा रही है तो वो गलत है, वो अंदर की तरफ आ रही है तो मैं दोनों में समभाव में हूं। अंदर जा रहा हूं ना तो अच्छा हो रहा है तो भी मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है पता नहीं कैसे हो रहा है। कुछ बुरा हो रहा है तो भी जो मेरे लिए बढ़िया होगा तुमने किया होगा, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो वो आप तब भी नम हो, लेकिन आपकी जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल हो जाती है जब आप अंदर की तरफ उतरते हो उसको लेकर के। अनुराग जी बहुत अच्छी बात समझाई आपने। और जो आपने गौतम बुद्ध जी की बात की, और आप अपने सेशन में भी फॉरगिवनेस की एक बात बोलते हैं हमेशा, जो मैं तो बहुत बार अटेंड करके समझ चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो ब्यूटीफुल बात आप लोगों को समझाएं कि फॉरगिव करना या किसी को माफ़ कर देना, जिसको माफ़ किया उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या जिसने माफ़ किया उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? वाह क्या बात है। और मैं यहाँ पे एक मतलब अनऑर्थोडॉक्स टाइप का आपको आंसर देना चाहूँगा। लोग अगर इससे कनेक्ट कर पाएँ तो मुझे अच्छा लगेगा। कि हम अक्सर ऐसा समझते हैं, एक समाज में धारणा है कि अगर मैं लोगों को माफ़ करूँगा तो मैंने दूसरे के ऊपर एहसान कर दिया उसको माफ़ करके। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने लोगों को माफ़ कर दिया तो मैंने अपने लिए बहुत बढ़िया कर लिया, क्योंकि अब मैं उन इमोशन से जो माफ़ न कर पाने के कारण मेरे मन में विध्वंस मचा रहे थे, अब मैं उन इमोशन से आज़ाद हो गया, कॉन्कर कर गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो लोगों को माफ़ करना लोगों के लिए भी अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा है और मेरे अपने लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब मैंने किसी को माफ़ किया तो असल में मैंने एक कार्मिक अकाउंट क्लोज किया है। मेरे कर्म बंधन में ये चीज थी कि कोई व्यक्ति आकर के मेरे साथ गलत करेगा और उससे मैं एक लर्निंग लूंगा। लर्निंग लेने का तरीका क्या है जीवन में? बड़े बुजुर्ग सियाने लोग यही बोलते हैं कि ठोकर जो वो अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने। तो जीवन में हायर वर्जन तक पहुंचने का मेरे पास क्या तरीका था कि लोग मेरे को आकर के कुछ कठिन सिचुएशन दें, उस कठिन सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूं, यही तो मुझे इवॉल्व करेगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो करेगा। तो अगर मैंने किसी को माफ किया तो मेरा एक कार्मिक बंधन था
कि तुम मेरे जीवन में ये सिचुएशन मुझे सिखाने के लिए आओगे, इस समय, इस कालखंड में, इस दिन ये व्यक्ति बन के इस रूप में ऐसे धोखा दे के तुम मुझे परेशान करोगे, और फिर मैं इससे एक लर्निंग लूंगा और मैं अपने इस बॉडी को, इस शरीर को, इस सोल के साथ इवॉल्व करना शुरू करूंगा। तो जब मैंने ये काम किया कि मैंने उनको माफ किया, तो मैंने वो कार्मिक अकाउंट क्या किया, क्लोज कर दिया। अगर मैंने माफ नहीं किया तो लिखा था कि मैं यहां से लर्निंग लूंगा, लेकिन उसकी जगह मैंने रिवेंज पाल लिया। अब मैंने फिर से, मान लो मैंने आपके पास एक जलता हुआ आग का अंगारा फेंका, आपने मेरे पास वापस फेंक दिया। अब मेरे मन में तो तुमने मेरे पास अब मैं फिर से तो ये गेम क्या हो रहा है, ये चलता जा रहा है। हम उस बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक्चुअल में यही तो कार्मिक बंधन है। इसी को तो हम प्रारब्ध बोल रहे हैं कि हमारा प्रारब्ध हमारे साथ जुड़ा हो रहा है। हम आरब्ध और अनारब्ध को समझ ही नहीं रहे हैं कि हम अभी भी कुछ कर्म कर सकते हैं। तो जब किसी ने कुछ गलत किया था, अगर मैंने उससे सिर्फ पेन को लिया है, तो मैं ये गोला आग का जलता हुआ फेंकता रहूंगा और वो वापस आता रहेगा। लेकिन अगर मैंने पेन की जगह वहां से लर्निंग ली है, तो अब वो जो जलता हुआ आग का गोला आया है, मैंने खत्म हो गया। क्योंकि अब अगर मैंने आपके पास वो वापस नहीं फेंका, तो कितने % चांसेस हैं कि आप मेरे पास वापस फेंकोगे? बहुत कम, बहुत कम। तो और इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई गांधी जी वाला फॉर्मूला कि कोई एक थप्पड़ मारे तो आपको 2 आगे से खा लेने हैं चुपचाप और आगे से आपको रिएक्ट नहीं करना ना। जहां पर आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात है, ये वहां पर अप्लाई होता है। तो अगर मुझे किसी जीवन की किसी की कोई गलती से अगर मुझे लर्निंग समझ में आ रही है, तो मैं वहां से लर्निंग लूं, और लर्निंग लेके मैं उस कार्मिक बंधन को क्लोज करता हूं और उस व्यक्ति को माफ करता हूं कि तुम मेरे लिए इस लर्निंग के उद्देश्य से आए थे, तुम मेरे लिए इसलिए आए थे। यहां आप एक छोटा सा मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूं जी। कि आपको या कोई भी व्यक्ति एक जगह जा रहा था और उसको सिग्नल पे किसी पुलिस वाले ने रोक लिया। अब उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने ऑफिस पहुंचने वाला था, और अगर वो अपने ऑफिस पहुंचता तो ऑफिस पहुंच के उसको 2 करोड़ रुपए की एक डील मिलती, अगर वो समय पर पहुंचता। क्योंकि वहां पर जो डील देने वाला व्यक्ति था, मेरे जैसा कोई टाइम का डिसिप्लिन्ड व्यक्ति रहा होगा जो वेट कर रहा होगा कि ये 2 बजे पहुंचेगा, लेकिन उसको किसी पुलिस वाले ने रोक लिया। अब उसको रोकने पर वो 15, अब उसके पास उसने कुछ गलत नहीं किया, रेड लाइट जंप नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है। तो उसका कार का बूट चेक किया, डिक्की विक्की खोल के देखी, उसके पेपर्स देखे, उसका लाइसेंस देखा, उसका ये देखा, उसके मुंह में फूंक मरवा के देखी कि तुमने शराब तो नहीं पी रखी है, सारा का। इस पूरे प्रोसेस में 20 मिनट लग गए और 20 मिनट में उसका क्लाइंट जो है नाराज होकर चला गया। अब अगले 5 मिनट वो व्यक्ति इतने शोक में है कि पुलिस वाले से छूटते ही फोन आया कि भैया ऑफिस से कि वो तो चले गए, अब आप चाहे 2 घंटे बाद आओ, आप चाहे 20 घंटे बाद आओ, आपकी 2 करोड़ की डील तो गई। बंदा तो जापान से आया हुआ था, फ्लाइट ली और वो चला गया वापस अपना। अब आप कितने शोक में हो, कितने दुख में हो, कोई भी व्यक्ति कितने परेशानी में है, लेकिन वो आगे बढ़ता है तो उसको पता लगता है कि उसके साथ साथ जब वो सिग्नल पे रुका था, उसके साथ साथ एक कार चल रही थी लाल रंग की, और वो कार का आगे एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आगे बादल फटा हुआ है, आगे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। अब वो वहीं बैठेगा और वो ग्रैटिट्यूड करेगा कि अगर मैं इसकी जगह होता तो ये काम तो मेरे साथ होना था। तो मोमेंट्री हमको लगता है मेरी 2 करोड़ की डील चली गई, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा, तो मोमेंट्री मुझे लगेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन एक्चुअल में जब वो आपकी डील जा रही है, उसके बदले में आपको कुछ और बहुत बड़ा ये कायनात देना चाह रही है, जिसको हमारा तुच्छ व्यक्तित्व, हमारी छोटी सी बॉडी, हमारी छोटी सी समझ नहीं पाती है। ये तभी हम समझ पाते हैं जब जर्नी अंदर की तरफ की चल रही है, तब पता लगता है, तब इंसान हाथ जोड़ के बैठता रहे, भगवान पुलिस वाले का बहुत शुक्र है। अब आप पुलिस वाले को माफ ना करते पूरे जीवन भर, लेकिन अगर आपको यहां से विजडम मिली, आपने देखा कि ये मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, अब सबसे पहले आप पुलिस वाले को दुआएं दोगे। क्या दोगे? दुआएं दोगे कि इसने मुझे ऐसे ही जिसने गलत किया आप उसको माफ करते हो तो उसको दुआएं भी देते हो, क्योंकि वो उसके लिए भी अच्छा था और वो आपके लिए भी अच्छा था। आपने उसका कार्मिक अकाउंट क्लोज किया और आपके जीवन में आपको कुछ सीख करके आगे बढ़ने का मौका मिला। तो फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर बोथ ऑफ देम, कि आपने उसको भी आजाद किया और आपने खुद भी कुछ नया सीखा। दोनों कार्मिक बंधन से मुक्त हो गए। वो कार्मिक बंधन से मुक्त हो गया तो आप भी एक्चुअल में उसके साथ बंधे हुए थे। और दूसरा जो आपने विजडम लिया, वो विजडम में तो वो आपका गुरु बन के आया। और देखना लोग कितना रिलेट करेंगे, और मैं चाहूंगा कि लोग ये कमेंट करके भी बताएं कि क्या आज से 10, 20, 25 साल पहले, 50 साल पहले, या 15 साल या 6 महीने पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपको उस समय लगता था कि ये बहुत गलत है, लेकिन आज आपको ये लगता है कि एक्चुअल में अगर ये ना हुआ होता तो आज आपके जीवन में जहां पर आप हैं वो आप ना होते? क्या ऐसा नहीं है? अगर आप थोड़ा सा भी चेतना से सोचेंगे तो ये समझ में आएगा कि ऐसा ही है।
और यही सच्चाई है। तो इसलिए माफ़ करो, जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि माफ़ न करके आपने वो अंगारे से भरी हुई बॉल अपने ही हाथ में रखी हुई है, या आप दूसरे के पास फेंक रहे हो, या वो खुद को, क्योंकि दूसरे के पास फेंकने से भी पहले जब वो आपके हाथ में है ना, तो वो हमें ही तो जला रहा है। ठीक बात है, हमें ही तो अंदर से नष्ट पहले कर तो रहा हम है। ही जल रहे हैं। और मैं एक बुक थी शायद लुइस है कि यू कैन हील योर लाइफ, उसके फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले कुछ 2-3 पन्नों में वो ये बात करती हैं कि अगर आप अपने जीवन को हील करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ, देन फाइंड कि आपको किसको किसको माफ करना है, किसको किसको माफ करना है, आप अपने जीवन को हील कर जाओगे इससे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ चित्रेश जी यूके में, कुछ पेशेंट्स के ऊपर जो हार्ट के पेशेंट्स थे, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया था, किसी को स्टंट डल रहा था, किसी को कोई चैलेंज, एक स्टडी हुई उनके ऊपर। उनको उस हॉस्पिटल में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करवाया गया और देखा गया कि फॉरगिवनेस लोगों को माफ क्योंकि दिल की बीमारी तभी है जब आपके अंदर कोई रिवेंज है, जब आप माफ नहीं कर पा रहे हो, जब आप गिल्ट को लेके चल रहे हो, जब आप कोई ऐसा बड़ा भारी पत्थर 25-30 सालों से उठा के वो दिल पे रखा जाता, सीधा गाना है, दिल पे पत्थर रख के, दिल पे ही पत्थर रखा जाता है। उस हॉस्पिटल में वो कुछ लोगों को फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करवाया गया और देखा गया कि वहां से लगभग 67% लोगों के हार्ट डिजीज रिवर्स होने लगे सर। 67%। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये रिसर्च में 67% इसलिए निकल के आया कि एक्चुअल में दिल से 67% लोग ही माफ कर पाए होंगे, हाँ। बाकी शब्दों में तो कर पाए होंगे, ऐसा कागज लेके उस पर तो लिख पाए होंगे, लेकिन दिल से नहीं कर पाए होंगे। दिल से कितनों ने किया? 67 उनको रिजल्ट मिला। मतलब रिजल्ट 100% लोगों को आया जिन्होंने दिल से माफ किया। इसलिए लुइस ये बोलती हैं कि अगर जीवन में अपने आप को हील करना है, ठीक करना है, और हील का मतलब सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, हील का मतलब है आप अपने माइंड को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने फाइनेंस को, अपने सोशल लाइफ को, अपने पूरे परिवार को आप हील करते हो जब आप लोगों को माफ करते हो, क्योंकि आप वो कॉर्ड कट करते हो कि अब मैं इस पास्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं। सर मैं अगला सवाल इससे ही रिलेट होकर कुछ पूछना चाहता हूं। आपके मुंह से कई बार मैंने सुना कि जब हम किसी इमोशंस को दबा देते हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बीमारियां या अलग अलग दर्द होते हैं। सर इसको थोड़ा सा और आप यदि सरल भाषा में लोगों को समझाएं कि इमोशन दबाने से कैसे हमारे शरीर को हम खराब करते हैं। मैं लोगों को समझाऊंगा नहीं, मैं लोगों को कनेक्ट करवाता हूँ इससे। देखो आप कितने लोगों के कमेंट्स आएंगे, आप ये मुझे बताना बाद में वीडियो के बाद। उस इंसान को जिसको थायराइड है, मतलब थायराइड इम्बैलेंस, थायराइड कोई डिजीज नहीं होती, उसका इम्बैलेंस हाइपो और हाइपर दो होते हैं, तो उसको आप देखोगे कि उसने अपने आप को सप्रेस किया है, दबा के रखा, दबा, यानी वो जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। और आप देखोगे कि फीमेल्स को ज्यादातर डिलीवरी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, डिलीवरी से पहले उनको थायराइड कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने लगता है। हाँ। इसलिए उनको थायराइड की गोलियां, उनको थायरॉक्सिन या और टैबलेट्स उनको दी जाती हैं। एक्चुअल में जब प्रेगनेंसी का समय होता है ना, ये वो समय होता है जब उसके अंदर बहुत सी भावनाएं, क्योंकि अब वो एक नहीं है, अब वो दो है, वो दो सोल की एनर्जी को फील कर रही है, उसको अच्छा बुरा अलग अलग उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक और एनर्जी उसकी बॉडी में आई हुई है, एक नई जान उसके शरीर में आई हुई है, जो कि कुछ और स्तर पर बात करना, वो पुराने पेन्स लेके आई है, अभी वो जो जान उसके अंदर है वो एक्सप्रेस करना चाह रही है, तो वो उस फीमेल के जरिए एक्सप्रेस करना चाहती है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो अपने घर वालों को कुछ समझाना चाह रही है, नहीं समझा पा रही, तो वो कहाँ से कुंठित है, वो अपने शब्दों को अपने कंठ से बाहर नहीं निकाल पा रही है। जब वो नहीं निकाल पा रही है तो थायराइड, ये कहाँ थायराइड कहाँ हो रहा है? थायराइड ग्लैंड में। ये ग्लैंड कहाँ है? कंठकूप में। कंठ किसका प्रतीक है? हमारी बातों को हमारे अंदर से बाहर निकालने का। तो थायराइड उसको है जो अपने जीवन में बहुत सी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ये इम्बैलेंस उस कारण है। हम जीवन में, हमने कोई भी बोझ उठाना होता है या कोई भी भारी चीज आपको उठानी होती है, तो आपके पास सबसे जरूरी, सबसे भारी चीज पता कौन सी है? भारी चीजों को उठाने के लिए आपके कंधे। एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आप उसको गोद में नहीं उठा पाते, लेकिन कंधे पे बिठा लेते हो। आप कहते हो चलो यहां से बैठ के मेला दिखाते हो तुमको क्या हो रहा है इसके अंदर। होता था ना, हमारे पिताजी लोग क्या करते थे, मेला कैसे दिखा? कंधे पे बिठा के दिखा। हम कोई भी भारी चीज कंधे पे उठाते हैं। तो जीवन में जब भी किसी चीज का भार हमारे ऊपर आएगा, और सबसे बड़ा भार इंसान के लिए पता है क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और अक्सर जिन लोगों के ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आ गई, अचानक एकदम से कमाने का भाव, एकदम आप देखोगे उनके पीठ में, उनके गर्दन में, उनके कंधे में दर्द है।
स्लिप डिस्क हो रखा है, सर्वाइकल हो रखा है, आप खाओ दवाइयां खाओ। अरे ये रूट के ऊपर काम ही नहीं कर रहा। रूट क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उतारना पड़ेगा, अपने अंदर से ये चेतना लेकर के आनी पड़ेगी, और फिर इसके लिए अंदर ही काम करना पड़ेगा, बाहर नहीं। क्योंकि बाहर की दवाई से ये 2 दिन तो ठीक होगा, आपने डिक्लोफेनिक खा के आपने दर्द को दबा तो दिया, लेकिन जिस दिन डिक्लोफेनिक बंद, दर्द वापस से, क्योंकि दर्द का रूट कॉज तो हमने खत्म ही नहीं किया। तो ये जो भार आया रिलेशनशिप्स का, भार आया जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, भार आया फाइनेंस का, भार आया किसी सोशल प्रेशर से, तो ये भार मेरे पीठ में, गर्दन में, कंधों में दर्द डेवलप कर देगा। मेरे पास पैसे की कमी हुई, मेरे पास फाइनेंशियल क्रंच आया, तो मेरी लोअर पीठ में, लोअर बैक में पेन हो जाएगा, निचले हिस्से में। क्योंकि पैसा हमारे, जैसे हमारे लिए हमारे जीवन का आधार हमारी रीढ़ की हड्डी है जो नीचे से शुरू होती है, वैसे ही हमारे जीवन का आधार जिस इंसान ने पैसा मान रखा और पैसे की कमी है, तो वो लोअर बैक में पेन हो जाएगा। जिस इंसान के जीवन में मिठास की कमी है, जिस इंसान के जीवन में किसी पास्ट का रिवेंज लेने का भाव है, किसी ने गलत किया था वो आज भी पकड़ा हुआ है, उसको डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि जीवन में रस खत्म हो चुका है। जिस इंसान का दुख इतना बड़ा है कि उसकी आत्मा तक रोई है, जिस इंसान ने गुस्सा इतना भर भर के किया है, उसका वो जो गुस्सा है वो लिवर पे अटैक करेगा, क्योंकि गुस्सा जो है वो ज्वलंत अग्नि की तरह है। और हमारा लिवर, हमारा पेट, ये सारा क्या है? ये अग्नि की तरह, ये गरम गरम डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज, वो पूरी अग्नि का पूरा भार जो है इस पे आ जाए गुस्से का, डर का भार हमारी किडनीज पे। तो ऐसे हर एक इमोशन, ये जितने भी मैंने 6 चीजें बोली हैं, 7 चीजें बोली हैं ना, देखना कितने लोग रिलेट करते हैं कि हाँ मेरी गर्दन में, पीठ में दर्द है क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। हाँ मैं जीवन में एक्सप्रेसिव नहीं था। लेडीज के देखना, फीमेल्स के कमेंट्स कि मेरे पास थायराइड इसलिए इम्बैलेंस हुआ क्योंकि मैं कुछ कहना चाहती थी, अपनी बात को कभी रख नहीं पाई। और ये लोग रिलेट करेंगे। और ये चीजें निकल के कहाँ से आती हैं? लुईस है पहली वो फीमेल थी जिन्होंने इनके बारे में बताया, लेकिन एक्चुअल में उससे भी पहले ये चीजें हमारे पास हमारे 7 चक्रों में दी हुई थी। क्योंकि 7 चक्र, हमारे सॉफ्टवेयर में तो 7 चक्र हैं, लेकिन इस हार्डवेयर में ये 7 ग्लैंड्स हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एड्रेनलिन एड्रेनलिन ग्लैंड्स, हमारे उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसके बाद हमारा थाइमस ग्लैंड, उसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स हैं। और ये ग्लैंड्स ही हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। हमारे फाइट एंड फ्लाइट में आने का, रश में आने का, हमारे जीवन में आगे काम करने का ये एड्रेनलिन ग्लैंड काम कर रहा है, ठीक हमारी किडनीज के ऊपर। तो जब भी हमको फियर आता है, हम फाइट एंड फ्लाइट में आते हैं, किडनी इंबैलेंस हो जाती है। आप कहते हो डर के कारण किडनी क्यों खराब हो रही है? आपको फियर आता है तो आपका थाइमस जो है वो लव रिलीज नहीं कर रहा। तो थाइमस के पास क्या क्या है? दिल है, उसके पास लिवर है, उसके पास ये आपका लंग्स हैं, और उसके पास स्प्लीन है। इनके ऊपर इफेक्ट आता है। तो हर एक ग्लैंड जो है वो ग्लैंड एक्चुअल में अपने आप से ऑपरेट नहीं कर रहा, वो उन एनर्जी सेंटर से ऑपरेट कर रहा है। मतलब ग्लैंड हो गए हमारे हार्डवेयर और हमारे एनर्जी सर्कल हो गया उसका सॉफ्टवेयर। तो जैसे सॉफ्टवेयर पे काम होता है, हार्डवेयर अपने आप काम करने लगता है, बैलेंस में आने लगता है। तो इसलिए ये जितने भी इमोशंस हैं चित्रेश जी, ये सब इमोशंस लोगों के पास शरीर में स्टक हैं इन ग्लैंड्स के माध्यम से। लेकिन इनको फिक्स ग्लैंड के माध्यम से नहीं करना है, क्योंकि ग्लैंड के माध्यम से फिक्स करना होगा बाहर से फिक्स करना, दवाई खा के, चीज़ें करके, टेढ़ा मेढ़ा होके फिक्स कैसे करना है? आपको अंदर से अपनी चेतना के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर को बैलेंस करके, वो जो बग्स हैं, जो लिंक्स गलत आए हुए हैं, उनको डिलीट करके। तो ये इमोशंस जो हैं, ये हमें जीवन में कभी परेशान नहीं करेंगे और ना ही हमारी बॉडी में कभी स्टक होंगे, अगर हमने उन 7 चक्रों को बैलेंस किया तो। वाह, बहुत बढ़िया सर। हमारे बॉलीवुड ने कुछ हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग लर्निंग दे दी है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द होके रोता है। पर आप अपने कई प्रोग्राम में मैंने सुना, आप बोलते हैं रोना एक बहुत अच्छा हीलिंग का तरीका है। इसको भी थोड़ा सा यदि आप समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। चित्रेश जी, ये बहुत अहम सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली मर्दों के लिए। क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता और हमने बचपन से उसकी प्रोग्रामिंग कर दी। और इनफैक्ट जब वो बच्चा था, अभी उसको मर्द भाषा की डेफिनेशन भी नहीं पता थी, तो हमने ये बोला ये क्या लड़कियों की तरह रोता है। हमने उसको लेबल दिया कि तू रोएगा तो तू लड़की है, और उसको लड़की नहीं होना, उसको तो हमने मर्द बनाया। तो वो रोने का भाव जो है कहीं ना कहीं खो देता है। और आज आप देखोगे कि जितने हार्ट अटैक्स मेल्स में आ रहे हैं उतने फीमेल्स में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स एक्सप्रेसिव हैं। और आज भी ये जितने भी लोग इस वीडियो को, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सब भी सर्च कीजिएगा और अपने आसपास नजर दौड़ाइएगा कि 15 दिन पहले उस इंसान के हार्ट अटैक की खबर आई थी, 20 दिन पहले उसकी आई थी, क्या वो एक फीमेल थी? नहीं, वो एक मेल था। ज्यादातर मेल थे, ज्यादातर मेल थे अक्सर। मतलब अगर रेशो होगा भी तो 8 और 2 का होगा 10 में से। इतना ज्यादा भयंकर फर्क है। उसका कारण यही है कि हमने प्रोग्रामिंग कर दी कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता मर्द को दर्द? और असल में देखो तो सबसे बड़ा दर्द उसको हो रहा है, लेकिन वो अपने अंदर दबा के बैठा हुआ है।
वो दिल के ऊपर दर्द जो है वो दिल के ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो बॉलीवुड जो दिखा रहा है ना कि हम ये जो हीरो टाइप लोग, ये जो, और इन्होंने आइडल भी क्या बनाया है, ये जो कोई सड़क चलता इंसान कोई भी किसी को प्रपोज कर रहा है, वो गुंडा बदमाश है वो भी किसी को, लेकिन उससे वो प्रभाव, हमने ये गलत चीज़ें लोगों के दिमाग में डाली हैं। जो अच्छी मूवीज बन रही हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनको लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। और जो ये सब चीज़ें हैं कि हम दिखाते हैं कि हीरो बिल्कुल लुक्खा सा है, बटन खुले हुए हैं, बाइक पे जा रहा है, छेड़ रहा है कोई, उससे वो प्रभावित हो रही है। वो एक किसी मूवी में कौन था, वो गुंडा बना हुआ है और वो पता नहीं क्या, वो उसके पास लड़कियां, वो क्या हम दिखा रहे हैं, क्या हम आइडलाइज कर रहे हैं हम लोगों को। और यही हमने किया हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है। वो मर्द जो है हमारे पास जब रिट्रीट में आते हैं ना, मैं कहता हूं इतना फीमेल्स नहीं रोती हैं जितना वो मर्द रोते हैं, क्योंकि वो अंदर दबा हुआ है। अगर हमने उसको बाहर नहीं निकाला रोने के माध्यम से, तो वो बीमारी बनेगा, वो डिजीज बनेगा, वो हार्ट अटैक देगा, वो लिवर फेल करेगा, वो फैटी लिवर बनाएगा। और ये मर्द अगर ये रो ले, हमें कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रोता है, ये लड़कियों के पास बड़ी इंटेलिजेंस है, ऊपर वाले की दी हुई नेमत है। ये नेमत अगर इंसान आदमी अपना, अब रोने में दो चीजें हैं, एक है रोते रहना, एक है रो देना। रोते रहना मतलब मैं रोज एक ही चीज को लेकर रोता रहूं, वो रोना है, वो दिखावा है। एक है रो देना कि मैंने उस चीज के जो इमोशंस थे उनको बाहर निकाला, दिखावे को नहीं। इंसान दिखावा सिंपैथी के लिए करता है कि तुम मुझ पे तरस खाओ, देखो मैं रो रहा हूं, बेचारा बड़ा परेशान, बेचारा बनता है। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं रोते हो, चाहे कमरा बंद करके रो लो, लेकिन उन इमोशंस को बाहर निकालो, जिसके लिए कैथारसिस की बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रक्रियाएं दुनिया ने हमें दी हैं, जिनको हम प्रैक्टिस भी करते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। और वो ये आके बोलते हैं महीने महीने, 2-2 महीने बाद आके बोलते हैं, सर उस दिन का रोना था और आज तक मैंने कभी अपने दिल पर भारीपन महसूस नहीं किया है। बहुत बढ़िया। तो हम एक्चुअल में अगर रो दें किसी चीज, रो दें, रोना नहीं दिखाएंगे, रो दें, मतलब रोते नहीं रहना, एक बार रो के खत्म कर दो, खत्म, इमोशन 2 बार रो के खत्म कर देना, जब तक वो इमोशन खत्म ना हो जाए, 2-3-4 लेकिन वो रोना किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो रोना सिर्फ उन इमोशंस को बाहर। आप देखो, पहले तो एक मैं शब्द भी यूज करता हूं, राजस्थान में रुदालियों की एक परंपरा थी कि एक घर में कोई डेथ हो जाती थी तो छाती पीटने के लिए लेडीज बुलाई जाती थी, क्योंकि अगर उस समय पर लोग नहीं रोएंगे, लोग उन इमोशंस में नहीं जाएंगे, तो वो इमोशंस अंदर घर कर जाएंगे और वो पूरी जिंदगी विध्वंस। तो वो रुदालियां आके न सिर्फ छाती पीट के रोती थी, बल्कि उस इंसान को याद, उसकी बड़ी बातें बोलती थी, उसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, ताकि लोग, किसी बड़ा भला इंसान ऐसे करता था, लोग किसी चीज से तो रिलेट करें कि हाँ यार ऐसा था, दुख हो, और दुख होने से आप उस दुख को बाहर निकालो, अंदर बिठा करके मत रखो। तो ये जो रुदालियों की परंपरा थी, ये एक्चुअल में उन सप्रेस्ड इमोशंस, वो सप्रेस्ड ना हो जाए, उनको बाहर निकालने का प्रतीक था। तो मर्द को दर्द होता है, मर्द को रोना चाहिए, उसको रोना बाहर निकालना चाहिए। और कभी भी हमारे भी आपने इवेंट में नोट किया होगा कि अगर कोई रो रहा होता है तो हम उसको चुप करवाने के लिए नहीं जाते हैं, हम कहते हैं कि आप ये खत्म करो, इसको निकालो जितना निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने पूर्णता से रो करके बाहर निकाल दिया तो जिंदगी में दोबारा ये आपके अंदर कभी उत्पन्न नहीं होगा और आपके अंदर विध्वंस नहीं मचाएगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी सप्रेस्ड इमोशंस की। तो सर ये सप्रेस्ड इमोशन कैसे हमारे एनर्जी को भी ब्लॉक कर देते हैं? देखिए, अगर इमोशन को हम इमोशन के टर्म में देखें तो इसका मतलब है एनर्जी इन मोशन। जो एनर्जी बहाव में है, फ्लो कर रही है, मोशन में है, तो अगर मैंने उस एनर्जी को एक जगह पर रोक लिया तो अब एनर्जी, इमोशन जो है, इमोशन यानी अब वो फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर मेरे पास कोई भाव, कोई 20 साल पुराना गिल्ट है और मैंने उसको रोक लिया, तो अब वो क्या हुआ, वो सप्रेस्ड हो गया। सप्रेस्ड कैसे हुआ कि मैंने उसको बाहर ही नहीं निकाला। जब हम ये भी थोड़ी देर पहले आपका पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट करूं कि जब हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप, जब ये रोने का और ये कैथारसिस का प्रोसेस चलता है, तो मैं लोगों को ये नहीं बोलता हूं कि बैठो और रो, नहीं, मैं लोगों को उनके पास्ट में जो चीजें हुई, जो उन्होंने सप्रेस की, दबा के रखी, कि मेरे साथ मैं 20 साल का था और कमाने लग गया था और मैंने दिन देखा ना रात देखा, धूप देखी ना छांव देखी, छोटा देखा ना बड़ा देखा, कोई काम देखा ना नींद देखी ना बिस्तरा देखा। अब उसके अंदर ये एक भाव है कि यार मैंने अपने जीवन का आनंद लिया ही नहीं, मैं तो अपने बच्चों को बड़ा करने में ही लगा रहा, मैं तो अपने अकाउंट को भरने में ही लगा रहा। और आज अकाउंट में इतना पैसा है कि आज डॉक्टर कह रहे हैं तू ये नहीं खा सकता, तू वो नहीं पी सकता, तू यहां नहीं जा सकता, मैं तो अकाउंट भरता रहा और बच्चे बड़े करता रहा। उनके अंदर वो गिल्ट है, उनके अंदर वो इमोशन दबा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता हूं लोगों को बैठ के रो, मैं बोलता हूं कि ये जो इमोशन है इसको चैनलाइज करें, और उसका विजुअलाइजेशन के माध्यम से एक तरीका होता है जो हम लोगों को बाकायदा वो चीजें निकाल कर देते हैं।
तो असल में हो क्या रहा है, असल में वो जो इमोशन था उसको हमने एक्सप्रेस ना करके अपने ही अंदर रोक लिया। इसीलिए मैं बोलता हूं किसी भी तरह का भाव आए उसको 2-4 लोगों के साथ बांटो, शेयर करो। जिनकी जिंदगी में ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनके साथ वो इमोशन बांट पाते हैं, वो जिंदगी में कभी परेशान नहीं होते चित्रेश जी। जिनके पास ऐसा लाइफ पार्टनर है, जिनके पास माता पिता ऐसे हैं, जिनके पास बच्चे ऐसे हैं, वो इमोशन को बांटो। आप अपने अंदर से निकाल दो, अपने अंदर रखोगे वो विध्वंस मचाएगा। क्योंकि एनर्जी जो मोशन में थी, इमोशन जो एक्सप्रेस हो जाना चाहिए था, आपने उसको एक्सप्रेस ना करके अपने ही अंदर रोक लिया। इसीलिए कहते हैं बांटने से दुख कम होता है। वो एक डायलॉग था ना किसी डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर के बाहर, हार्ट सर्जन के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा होता था कि अगर दिल खोल लिया करो यारों के साथ तो खोलना ना पड़े औजारों के साथ। बहुत बढ़िया। अगर यारों के साथ दिल खोल लिया, औजारों से खोलना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इमोशन था आपने उसको अंदर नहीं रोका, बल्कि आपने उसको अब एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के प्रति गुस्सा आया तो आप गुस्सा निकालो। आप उस गुस्से की भावना को बता दो। आप गुस्सा निकालोगे, आपने तो फिर से उसी इमोशन को जगह दे दी। बता दो, निकाल दो। एक बहुत फेमस एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। मैंने बहुत से ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने ये अटेम्प्ट्स किए हैं। जब मैं काउंसलिंग करता था उस दौरान की बात है। मैंने देखा ये इंसान सुसाइडल कब हो रहा है पता है? सिर्फ एक सिचुएशन में कि जो उसके अंदर का दर्द है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसको सुनने वाला कोई नहीं है, उसको समझने वाला बेचारे को कोई नहीं है कि इसके जीवन में चल क्या रहा है, इसके जीवन में पीड़ा क्या है। इसीलिए आप देखो एक इंसान दूसरे को कुछ बताना चाहता है तो वो उसको आगे से मोटिवेट करने लगता है। अरे मोटिवेट मत करो। आप मोटिवेट करके जो वो निकाल रहा था वो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप उसके मिसमैचर हो गए हो। आपको तो सिर्फ यस सर बोलना है। आपको बोलना है बिल्कुल ठीक बोल रहा है तू, पहले तो उल्टी करवाओ, बाहर निकालो जो उसके अंदर है। क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकाला और आपने कहा नहीं यार यहाँ पे तू गलत है, तेरे को तो अब जीवन में तेरे साथ तो ये दुर्घटना हुई है, तुझे तो जीवन में ये करना, वो कहेगा भाई ये क्या है, मेरे को कितना दुख है ये समझ ही नहीं पा रहा है। पहले तो एम्पैथाइज करना है, कनेक्ट करना है कि तुम्हारा दुख बाहर निकालो। इसलिए मेंटल डिटॉक्स में हम एक विजुअलाइजेशन कराते हैं जिसमें हम लोगों को बोलते हैं एक्सप्रेस करो जो करना है, जो उस टाइम में जाओ जब तुम्हारे साथ गलत हुआ था उसको बाहर निकालो। तो असल में चित्रेश जी ये जो हमारे पास इमोशंस स्टक हो जाते हैं, जिनको हम सप्रेस अपने ही कारण करते हैं, इनको अगर हमने रिलीज करना सीख लिया, बाहर निकालना सीख लिया, और मैं कहता हूँ कि एक ना एक दोस्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है, ज़रूरत है उसे आइडेंटिफाई करने की। और अगर ऐसा दोस्त ना मिले तो किसी पेड़ को दोस्त बना लो, किसी पेट को दोस्त बना लो। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि कोई आपको सुने, मुद्दा ये है कि आप बाहर निकालो। और हमारे नो दाई सेल्फ में लोग आते हैं, जब कैथारसिस की प्रक्रिया होती है तो पेड़ के पास जाकर के हम ये प्रक्रिया, पेड़ जज नहीं करेगा आपको, प्रकृति है, माँ है। एक गोदी में जैसे बच्चे को माँ उठा लेती है, वैसे वो प्रकृति आपके हर दर्द को समेट लेगी, क्योंकि वो दर्द को समेटने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन हमने उसके साथ बांटा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा दोस्त मिले बहुत बढ़िया, नहीं तो पेड़ को दोस्त। मेरा भी एक दोस्त है पेड़, वहाँ पे अब तो वो कई लोगों का दोस्त है। आप भी एक ऐसा दोस्त चुनो। अगर कोई व्यक्ति मिल जाए, दोस्त मिल जाए, लाइफ पार्टनर मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, पेरेंट्स मिल जाए, कोई रिलेटिव मिल जाए, बच्चे मिल जाए, नहीं मिले तो एक पेड़ को दोस्त बनाओ, उसके साथ अपनी भावनाएं बांटो और देखो। ये मैं कह नहीं रहा मेरी बात को मानो, मैं कह रहा हूँ ये करके देखो, करके जानो। आपको इतना हल्का लगेगा, आप कहोगे ये जीवन मेरे मतलब लाइफ की सबसे बेस्ट ये प्रैक्टिस है और मैं रोज इसको करता हूँ। तो आपके अंदर से भी ये भाव आएगा कि मुझे इसको रोज करना है। अनुराग जी, वैसे तो हज़ारों नहीं लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है, पर मैं चाहता हूँ कि हम ऑडियंस को भी इसको आप थोड़ा सा समझाएं कि कैसे इमोशंस को हील करके या माइंड को हील करके हम अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि व्हील चेयर पर आ रहे हैं, आपके 5 दिन 6 दिन के वर्कशॉप में व्हील चेयर छोड़ के चले आते हैं। कई लोगों को देखा रोबोट होते हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं, पर 6 दिन के बाद वो हंसना खेलना शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इमोशंस पे क्या काम किया जाता है कि बॉडी भी हील हो जाती है? क्या बात है चित्रेश जी। एक्चुअल में तो आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या बोल रही है, आज मेडिकल साइंस की 2 नई स्ट्रीम्स आई, जिसमें से एक है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और एक है एपिजेनेटिक्स। ये दोनों चीज़ें बड़ी खूबसूरत बात बोल रही हैं। ये कह रही हैं कि हमारी साइकी का, न्यूरो, साइकी मीन्स हमारा दिमाग, न्यूरो मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम, और इम्यूनोलॉजी मीन्स हमारी इम्यूनिटी, कि हमारी साइकी का हमारी इम्यूनिटी पर डायरेक्ट असर है। और बीमारी क्या है? इम्यूनिटी का सप्रेशन बीमारी है।
इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो गई, हमारी इम्यूनिटी उसको किल नहीं कर पाई, बीमारी है। कैंसर सेल्स बॉडी में ग्रो होने लग गए, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे टी सेल्स उसको ईट नहीं कर पाए, बीमारी है। हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होने लग गया क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो डायलेट नहीं कर पाया अपनी वेन्स को, वो प्रॉपरली फ्लो को मैनेज नहीं कर पाया, हमारी जो रेस्टिंग हार्ट रेट थी वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, बीमारी। तो एक्चुअल में हुआ क्या, सारा का सारा रोल साइकी का है, विचारों का है, थॉट्स का है, इमोशंस का है। तो वो लोग जो आते हैं व्हीलचेयर छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग जो आते हैं कैंसर छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग जो आते हैं बीमारियां खत्म करके चले जाते हैं, उनको मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं तो सिर्फ इन चीजों को समझता हूं कि साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी बोल रही है कि साइकी के ऊपर काम करो, इम्यूनिटी के ऊपर काम होगा। मैं तो ये समझता हूं कि एपिजेनेटिक्स बोल रही है कि अपने माइंड में अपने जीन्स के एनवायरनमेंट को बदल दो, आपके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो आपके पेरेंट्स से तक मिला हुआ है उसके जीन्स टर्न ऑफ हो जाएंगे जो आपको बीमारी दे सकते हैं। तो मैं तो इन चीजों को, साइंस को समझ के इनके ऊपर काम करता हूं। सारी साइंस वैलिडेट कर रहा है, बस तरीका मेरा एंशिएंट इंडिया का है कि वो लोग हार्डवेयर के ऊपर नहीं, वो लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते थे, अंतर्मन पर काम करते थे, प्राण के ऊपर काम करते थे, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो लोग इतनी बीमारियां छोड़ करके चले जाते हैं, जीवन से सब खत्म कर जाते हैं, उसका सबसे बड़ा तरीका 2 चीज़ों से निकल करके आता है। हम लोग 5 कोशों से बना हुआ एक शरीर है। ये जो फिजिकल बॉडी है इसको योग शास्त्र में बोला गया अन्नमय कोश, दूसरी लेयर को हमने बोला प्राणमय कोश, तीसरे को हमने बोला मनोमय कोश, चौथे को विज्ञानमय कोश और 5वें को आनंदमय कोश। तो ये जो अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर में, फिजिकल बॉडी में कुछ भी गड़बड़ी हुई है, इसके लिए हम स्थूल शरीर पर नहीं बल्कि प्राणमय कोश और मनोमय कोश पर काम करते हैं। अब प्राणमय कोश में क्या आता है, प्राणमय कोश में आता है हमारी सांसें। तो हम लोग ब्रेथ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम अपनी सांसों को बदल लें, हमारी ब्रेथ जो है ये इमोशनल कंपस है हमारे लिए, हमारे इमोशंस किस डायरेक्शन में जाएंगे ये हमारी सांसें डिसाइड करती हैं। तो हम लोगों की सांसें बदलने का काम करते हैं। आपने भी देखा होगा, इंसान गुस्से में है तो सांसें छोटी हैं, इंसान रिलैक्स्ड है तो सांसें लंबी हैं, आप नींद में हो तो सांसें पेट से हैं, आप जाग रहे हो तो सांसें चेस्ट से हैं। तो ये सांसों का एक पूरा विज्ञान है। तो हम प्राणमय कोश को बैलेंस करते हैं, यानी आपके प्राण सही से संचालित हो सकें, जो उन 72,000 नाड़ियों में चल रहे हैं, जो 7 एनर्जी सेंटर्स को वापस से रेगुलेट कर देंगे। दूसरा, हम मनोमय कोश पे काम करते हैं, क्योंकि हर एक इमोशन, अभी सप्रेस्ड इमोशंस की बात हुई, इससे पहले इमोशंस और बीमारियों की बात हुई, हर एक इमोशन आपकी बॉडी के ग्लैंड्स के माध्यम से कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है। और अगर आपके ग्लैंड्स वो गलत केमिकल ना रिलीज करें तो शरीर में बीमारी नहीं है जी। आप डोपामिन रिलीज कर रहे हो, आप ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहे हो, आप सेरोटोनिन रिलीज कर रहे हो, आप एंडोर्फिन रिलीज कर रहे हो, आप एनेंडामाइड रिलीज, बीमारी है ही नहीं, खत्म है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरोताजा है। तो अगर हम अपने मन के उन इमोशंस के ऊपर काम करें, यानी सप्रेस्ड इमोशंस को पहले रिलीज करें, वो बॉडी में स्टक होते हैं, जिसके लिए हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन करते हैं। 1 घंटा चलती है मेडिटेशन, वो 1.25 घंटा बॉडी से वो निकालते हैं। वो बॉडी से साइंटिफिक तरीका है प्रॉपर, बॉडी से वो निकलती है, फिर उसके बाद हम ध्यान में बैठते हैं, फिर उसके बाद हम नाद ब्रह्म करते हैं, फिर उसके बाद हम थाइमस को हील करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे मनोमय कोश में, मन में पड़े हुए जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो सेल्फ सेबोटाइजिंग का प्रोसेस है, उसको रिलीज करना है। तो अगर हमने अपने प्राण को बैलेंस किया और अपने मन में पड़े हुए इन विकारों को निकाला, तो ये अन्नमय कोश अपने आप सही होने लगता है। और लोग इसको चमत्कार बोलते हैं, लेकिन जो नो दाई सेल्फ में हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं चमत्कार नहीं है, पूरी साइंस है, हमने किया है, जाना है, तुम भी करो, तुम भी जानो। और इसके लिए क्या करना है, नो दाई सेल्फ, खुद को जानना है बस। बहुत बढ़िया। खुद को जानने का मतलब कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूं। गाड़ी खराब होती है, हम गाड़ी का पुर्जा ठीक करते हैं, यही हमने शरीर के साथ करने लग गए। शरीर को गाड़ी बना दिया कि शरीर खराब हो पुर्जा काम करो, नहीं। शरीर खराब होता है तो मनोमय कोश और प्राणमय कोश को बैलेंस करना था। और अगर हम आप देखना चित्रेश जी, मेरा आज ये बात आप लिख के रख लो, या जो भी व्यक्ति सुन रहा है, आज से आने वाले 20-25 साल के बाद मेडिसिन का प्रारूप बदल जाएगा। ये होगा जो सब हो रहा है, सर्जरी होगी, दवाइयाँ होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होगा वो इंसान के इमोशंस के ऊपर काम करेगा, वो उसकी ब्रेथ के ऊपर काम करेगा। और आपको पता है, आज तो हम बीमारी को ठीक करने पे काम करते हैं। एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट चाइना में बीमारी को होने से पहले प्रिवेंशन पे काम किया जाता था। डॉक्टर को इसलिए सैलरी नहीं मिलती थी कि उसने कितने मरीज ठीक किए, डॉक्टर को इसलिए सैलरी मिलती थी, या जो वैद्य होते थे, जो हकीम होते थे, इसलिए सैलरी मिलती थी कि किसके एरिया में, किसके क्षेत्र में कितने कम लोग बीमार पड़े। जिसके क्षेत्र में सब लोग हेल्दी, मतलब हेल्थ के लिए पैसे मिलते थे, हेल्थ के लिए। हम आज जिस चीज को हेल्थ सेक्टर कह रहे हैं वो बेसिकली इलनेस सेक्टर है। बीमारी के पैसे मिल रहे हैं,
ठीक करने के नहीं, बीमारी को खत्म। आप देखो तब हम बीमार नहीं होने देते थे किसी को। तो यही हम लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं कि कैसे मनोमय और प्राणमय कोश को बैलेंस करो कि शरीर बीमार ही ना पड़े। इसलिए लोग आते हैं, वो चीज़ों को ठीक कर जाते हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि लोग मेरे पास हमारे पास तो हज़ारों दिन में मैसेजेस आते हैं, मेल्स आती हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं हमारे पास जगह भी नहीं होती। अब फ्रैंकली बताऊं तो हमारे अगले 2 इवेंट्स फुल रहते हैं। लोग बोलते हैं जी मेरे को ये दिक्कत है, क्या आप ठीक कर दोगे? मैं हाथ जोड़ देता हूँ और बोलता हूँ नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई व्यक्ति आता है जो बोलता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ये विश्वास है कि मैं यहाँ आऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं कहता हूँ आपको विश्वास है तो मुझे आपसे डबल विश्वास है कि आप ठीक होकर के यहाँ से जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर वो बिलीफ नहीं है, आपके अंदर अगर वो सरेंडर का भाव नहीं है, तो आप चाहे कहीं चले जाओ भैया, आप भगवान के आगे भी मैं तो फिर एक तुच्छ सा इंसान हूँ, मानव हूँ। आप भगवान के आगे भी बिना बिलीफ, बिना सरेंडर के सिर रगड़ लो, वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो असल में ये लोग जो बिलीफ के साथ आते हैं ना चित्रेश जी, उनके साथ मैं काम करता हूँ। जो सरेंडर के साथ आते हैं उनके साथ मैं वो पुराने भारत की वो सभ्यता जो प्राचीन हमारी थी, उनकी वो विधाएं उनके साथ शेयर करता हूँ, जिससे वो अपने जीवन में से वो सब व्याधियाँ, वो सब बीमारियाँ, वो सब तुच्छ चीज़ें वहाँ छोड़ करके चले जाएं और अपने जीवन को सुखमय और ब्यूटीफुल बनाएं। बस। बहुत बढ़िया। अनुराग जी, आपने जो इमोशनल वुंड्स की बात की, इमोशन से कैसे बीमारियां होती उसकी बात की, तो स्ट्रेस और फिजिकल इलनेस का डायरेक्ट क्या कनेक्शन होता है? वैसे तो आप ये थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं, पर इसको और इकट्ठा बताएंगे तो पब्लिक को समझ में बहुत आसानी से आएगा कि कैसे स्ट्रेस और फिजिकल इलनेस का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी की बात की। साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी ये बोलती है कि हमारी साइकी में जो भी घटनाएं चल रही हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो स्ट्रेस भी हमारे माइंड में चलने वाली एक घटना है, एक ऐसा इमोशन जिसको हम बार बार रूमिनेट करते रहते हैं, अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। तो जब भी मैं स्ट्रेस के मोड में जाता हूं तो मेरी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि मैं स्ट्रेस के मोड में हूं? मेरी बॉडी को पता चलेगा जब भी मेरे पास ऐसे विचार आएंगे जिनसे मैं तनावग्रस्त हूं, तो मेरी बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज करेगी। अब ये दोनों केमिकल्स हमारे लिए बड़े ज़रूरी थे। कॉर्टिसोल हमारे लिए एक स्टेरॉयड हार्मोन का काम करता है, ये हमारे लिए एक पेन किलर का भी काम करता है, और एड्रेनालिन जो है ये हमारे लिए फाइट एंड फ्लाइट को एक्टिवेट करने का काम करता है कि मेरे पास जीवन में कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, अगर मैं उससे लड़ूंगा, घबराऊंगा, स्ट्रेस में आऊंगा, तो मेरी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट को एक्टिवेट करेगी, एड्रेनालिन को रिलीज करेगी और मैं लड़ने के लिए तैयार। लेकिन अगर वो लड़ाई का कोई सिचुएशन बाहर है ही नहीं और मैं सिर्फ विचारों के लेवल पर परेशान हो रहा हूं, तो मेरी बॉडी को तो ये पता ही नहीं है कि ये माइंड में हो रहा है। उसके लिए बाहर होने वाली चीज और मन में होने वाली चीज दोनों बराबर हैं। उसके लिए पास्ट में हुई चीज या फ्यूचर में होने वाली चीज दोनों बराबर हैं। उसके लिए तो वो उससे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस केमिकल रिलीज करती है। बॉडी का तो सिर्फ इतना ही काम है। तो अगर मैं स्ट्रेस में हूं दिमाग में, असल जिंदगी में नहीं, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, मेरे पास स्ट्रेस है, मैं गाड़ी निकालता हूं, यहां से कार निकाली, मुड़ गया, खत्म, स्ट्रेस जीरो। लेकिन अगर वो यहां पर है तो खत्म नहीं हो रहा, वो बार बार आ रहा है। अब कॉर्टिसोल मेरे लिए अच्छा है, मैंने बोला ये तो पेन किलर है। कॉर्टिसोल मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे घाव को भरता है। मेरे शरीर पे चोट लगी, कॉर्टिसोल निकलना जरूरी है। लेकिन अगर यहां चोट लग रही है तो कॉर्टिसोल निकल के जा कहां रहा है? वही तो ब्लॉकेज बन रहा है हार्ट में जाके, वही पैनक्रियास को डिस्टर्ब कर रहा है, वही हमारे माइंड के अंदर पूरा हमारा जो माइंड का जो पूरा फ्लो है उस पूरे तंत्र को बिगाड़ दे रहा है। तो बेसिकली जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस तो हमारे माइंड का एक शब्द है, असल में बॉडी के लिए वो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन है जो बेकाबू हो चुके हैं। ये थोड़ी देर के लिए रिलीज होते हैं, हमारे लिए वरदान थे। ये 3 महीने से लगातार रिलीज हो रहे हैं, अभी हमारे लिए जहर बन गए हैं। योग एक बात बोलता है ना, जैसे अत्यंत सर्वत्र वर्जते, कि जो चीज अत्यंत, जिसकी अति करोगे, पानी भी ज्यादा पी लो तो वो भी हमारे लिए खराब है। सांप का जहर एक लिमिटेड क्वांटिटी में दिया जाए दवाई हो जाता है, वही सांप का जहर ज्यादा क्वांटिटी में दिया जाए इंसान को मार देता है। ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के घाव भरने के लिए था, ये हमारी बॉडी की पेन को ठीक करने के लिए था, ये बाहर जो स्ट्रेस आया आउटर एनवायरनमेंट में उसके लिए था। लेकिन अब ये सब चीजें नहीं है, अब स्ट्रेस सिर्फ यहाँ है। तो कॉर्टिसोल तो फिर भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि माइंड जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर ये अब लगातार रिलीज हो रहा है तो ना तो घाव है भरने के लिए, ना खून का प्रवाह है रोकने के लिए, ना गाड़ी तेज चला के भागने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट करने के लिए कि बस आ रही है भागो, साइड हो जाओ, शेर आ रहा है बचो, कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो कॉर्टिसोल कहां जाएगा?
ये अत्यंत मात्रा में जब क्रॉनिक रूप से रिलीज होता है तो यही हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस, तरह तरह की बीमारियां बन के, यही स्किन पे सोराइसिस और एक्जिमा बन के आता है, यही घुटनों में रूमेटाइड अर्थराइटिस बन के जाता है, यही हमारे स्किन पे आ जाता है, कोलाजन खत्म हो जाता है, यही सिर पे जाता है, बाल उड़ जाता है, यही हार्ट में जाता है, ब्लॉकेज देता है, यही दिमाग में जाता है, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया देता है। तो ये बेसिकली सारा रूट ही स्ट्रेस से है। 99% डिजीजेस, क्रॉनिक इलनेस, मेरे से पूछो आप, वो स्ट्रेस के कारण है। अगर आज मेडिकल साइंस के पास इसका कोई रिसर्च पेपर नहीं है तो 5-10 सालों के अंदर आ जाएगा। लेकिन एपिजेनेटिक्स तो आज यही बोल रहा है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी तो आप आज यही बोल रही है कि क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू वेरियस डिजीजेस। और आप देखो, आप एक दिन गुस्सा करके देखो और अपना बीपी नोट करना, आप एक दिन तनाव में रह के देखो और अपनी HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, रेस्टिंग हार्ट रेट और VO2 मैक्स लेवल्स नोट करके देखना। लेकिन अगर आप ये पिछले 3 महीने से कर रहे हो तो आपने वही काम किया ना, बॉडी को अब आपने प्रोग्राम कर दिया। कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन, HRV पूरा डाउन, रेस्टिंग हार्ट रेट पूरी ऊपर, VO2 मैक्स लेवल पूरे डाउन। ये हुआ क्या? तंत्र पूरा गड़बड़ हो गया। हार्ट ने जो ब्लड फ्लो करना था नहीं कर रहा, आप स्ट्रेस में हो, सांसें आपकी छोटी हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर्ड है, पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं कर रहा, गट फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, हार्ट जो है बड़े तेज तेज पंपिंग कर रहा है, सांस तेज होने के कारण बॉडी एजिटेशन के मोड में, उसको नींद नहीं आ रही, रात को विचार आ रहे हैं, इंसोम्निया हो रहा है। सब चीज दिमाग में चलने वाले स्ट्रेस के कारण है। अब मैं कहता हूं, क्या मैं स्ट्रेस खत्म कर सकता हूं? नहीं, भगवान भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो करना क्या है? स्ट्रेस का मैनेजमेंट। खत्म नहीं करना है, ये होगा नहीं, मैनेज करना है। और जैसे जैसे आप मैनेज करते जाओगे तो धीरे धीरे वो आपको प्रभावित करना बंद कर देगा। तो वो मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी टेक्निक तो ये है चित्रेश जी कि हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन करें। सबसे बड़ी, मैंने तो ये सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर आजमा के देखा है कि जब वो ये 1 घंटे का पूरा प्रोसेस करते हैं, कभी इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इसको समझाने में बहुत ही गहरा समय जाता है। लेकिन जो लोग इसको जानते हैं और जो लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इस एक प्रैक्टिस ने उनके एक जीवन को बदल दिया। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा किलर है। स्ट्रेस को आप आने से नहीं रोक सकते। अगर आप ये काम करते हो तो आप गलत कर रहे हो। असल में उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया में दिया गया था। इसीलिए प्रिवेंशन के ऊपर काम होता था, क्योर के ऊपर नहीं, ठीक करने के ऊपर नहीं, ठीक रखने के ऊपर काम होता था। तो हम ठीक रखें कैसे अपने आप को? इसके लिए हम अपने 7 चक्रों को बैलेंस करें, इसके लिए हम अपनी प्राण वायु को संचालित करें, इसके लिए हम जो रिदम हमारी पूरी बॉडी का बना हुआ है उसको प्रॉपर फ्लो दे के अपने शरीर से, अपने एक एक ग्लैंड से, अपने एक एक चक्र से रिलीज करें। और देखो, शरीर ऐसे बच्चे की तरह लाइट हो जाता है ना चित्रेश जी। आपने भी अनुभव किया है, जब आप लिबरेशन क्रिया करते हो, जब आप रिदमिक रिलीज करते हो, शरीर ऐसे हो जाता है। शरीर कहता है, कोई परेशानी भी देने आता है ना, वो कहता है सर ऐसे हो गया होगा, कोई बात नहीं, अभी आनंद लेने दो, अभी बिल्कुल। वो आचार्य रजनीश एक स्टोरी सुनाते हैं, कहते हैं एक कोई नवाब साहब थे। नवाब साहब रोज़ वॉक करने जाते थे। तो एक दिन वो सुबह सुबह वॉक कर रहे थे, अपनी शेरवानी वेरवानी डाल के, छड़ी लेके आराम से वॉक करने जाते थे। एक दिन वॉक कर रहे थे, उनका नौकर जो था घर से भागता भागता आया, बोला नवाब साहब आपके हवेली में आग लग गई है। बोले चलो हम आते हैं। नवाब साहब फिर वॉक करने लगे। वो नौकर बोला जी आपके घर में आग लग गई है, आप क्या कर रहे हो ये भाई, आप यहाँ से चलो, भागो। वो बोले तुम्हारी एक छोटी सी आग के लिए अपनी चाल थोड़ा बिगाड़ लेंगे, रहेंगे मस्ती में ही। मैं क्या कर सकता हूं वहां जाके? जितनी देर से तू भाग के आया, जितनी दूर से, अगर मैं वहां भाग के भी जाऊंगा तो सब खत्म हो चुका होगा। मैं क्या राख देखने जाऊंगा? चाल तो ना खराब करें। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये चेतना का, ये बोलोगे कि यार ये बोलना बड़ा आसान है। हाँ, ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना भी उतना ही आसान है, अगर सही स्टेप पता हो तो। ठीक बात है। तो अगर ये प्रैक्टिस करें तो स्ट्रेस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। हम उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, हम स्ट्रेस को मैनेज करना जान जाते हैं, और फिर हम घर की तरफ नहीं भागते आग लगने पे, बल्कि हम पहले फ़ोन करते हैं कि मेरे से पहले फायर ब्रिगेड पहुंचेगी। ये दिमाग में ये आता भी कहाँ से है? जब आप रिलैक्स्ड हो, आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं। जब आप परेशान हो तो आप सिर्फ इस फिजिकल बॉडी के थ्रू वहाँ भागना चाहोगे, लेकिन जब आप रिलैक्स्ड हो तो आप दिमाग लगाना चाहोगे कि यहाँ बैठे बैठे क्या करूँ। तो इसलिए इसके तरीके हैं, मैनेज करने का पूरा प्रोसेस है जो हमको अपनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अनुराग जी, वैसे तो लोग सजेस्ट करते हैं कि ये वीडियो आप 1.25x पे चला लो। मुझे लगता है ये वीडियो, मुझे लोगों को सजेस्ट करना पड़ेगा कि ये वीडियो आप 0.75x पे चला लो, जिसमें आपको सारी बातें समझ में आए। तो अनुराग जी, ऐसे कौन से 2-3 मेथड हैं जिन मेथड से लोग ये सब अचीव कर सकें, या मेडिटेशन कैसे हमें हील करने में हेल्प करता है? यदि आप लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा।
बहुत बढ़िया चित्रेश जी। यहाँ आपके दो सवाल हुए कि क्या लोग वो चीज़ें कर सकते हैं और मेडिटेशन कैसे हील कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कि क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते जी हैं। जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 ऐसी चीज़ें जिनको हम अपने डेली रूटीन में उतार लें तो ये न तो स्ट्रेस हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा और न ही बहुत सी बीमारियां हमें घेरेंगी। जिसमें सबसे पहला और सबसे आसान और फ्री का तरीका है कि हम डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग यानी आप बैठ जाओ, आपकी सांसें जो दिन में हम 20 से लेकर 23,000 तक हमारे को सांसें आती हैं, उनमें से 23 सांसें भी कॉन्शियस नहीं है, हम जान करके नहीं ले रहे हैं। और अगर हम जान करके सांस लेना शुरू कर दें तो सांस गहरी हो जाएगी। हमें जीवन नहीं मिला, हमें सांसें मिली हैं। हम अब मैंने बोला ना, ब्रेथ इज आवर इमोशनल कंपस। तो अगर हम अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो अपनी ब्रेथ को पहले नियंत्रण में रखना पड़ेगा। डीप ब्रेथ करें। सिर्फ 5 बार से शुरू करो, 5 लंबी गहरी सांसें, यानी 6-7 सेकंड का इनहेल, 6-7 सेकंड का एक्सहेल। आपने 15 सेकंड में एक सांस ली तो पूरे 1 मिनट में कितनी 4 सांसें हुई? 4। आपने कितना काम कर लिया? सांसें 4 हो गई, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। आपकी सांसें गहरी हुई, आपका कॉर्टिसोल डाउन हुआ, आपका ऑक्सीटोसिन अप हो गया। आपकी सांसें गहरी हुई तो आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में शिफ्ट हो। सांसें गहरी होने से 50 काम हो रहे हैं। तो पहला, दिन में 5 मिनट से शुरुआत कीजिए या 5 सांसों से शुरुआत कीजिए कि सांसें गहरी कीजिए। दूसरा, ये प्रैक्टिस को लोग समझते हैं कि मैं किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूं। नहीं, ये रिलीजन बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारी पूरी यूनिवर्स के लिए, हर एक इंसान के लिए प्रैक्टिस है। ये है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, जिस तरह हम भ्रामरी करते हैं एक प्राणायाम, उसी तरह ओम का उच्चारण करने से हमारे पूरे शरीर के अंदर एक गुंजार होता है, एक वाइब्रेशन होता है। और ये वाइब्रेशन हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ग्लैंड्स को, हमारी प्राणवायु को, हमारी स्टक पड़ी हुई एनर्जीज को, हमारे रुके हुए चक्रास को, सबको बैलेंस करता है। हमारे वात को, पित्त को, कफ को। क्योंकि जब आप ओम का, इस पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, देखा है मैंने। अगर कोई जानना चाहता हो वो उस वीडियो को देख के समझ सकता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। क्योंकि ओम में 3 ध्वनियां हैं, अ, उ और म। ये 3 ध्वनियां हमारे 3 केंद्रों से आती हैं, हमारी नाभि से, हमारी चेस्ट से और हमारे गले से। नाभि जो है ये हमारे पित्त, ये जो हमारा, ये तीनों जो है ना, आयुर्वेद में मैं समझा दूं कि ये वात, पित्त और कफ तीनों चीजें होती हैं। जो कफ है ये हमारे गले का, ये वाला केंद्र जो है ये कफ, ऊपर यहां तक का केंद्र कफ का है। इससे नीचे का जो केंद्र है ये पित्त का है। इससे नाभि से नीचे का जो केंद्र है ये वात का केंद्र है। तो जब हम अ, उ और म का उच्चारण करते हैं तो हमारा वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस होते हैं, त्रिदोष नाश होता है। पहला डीप ब्रीदिंग। दूसरा ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं। तीसरा मैं बोलता हूं कैथारसिस या जर्नलिंग। आपके साथ दिन में जो भी घटनाएं हुई आप उनको रात को एक नोटपैड पे लिख दो। अच्छा हुआ, बुरा हुआ। अभी मैं कह रहा हूं ना, आपको कोई दोस्त मिलता है तो शेयर करो, अगर नहीं मिलता है आपको एक जर्नल मेंटेन करना है। और आपके साथ दिन में जो जो भी कुछ हुआ, जो जो भी फीलिंग्स आपके पास आई, उनको नोट डाउन करते जाओ। आज इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, आज मैंने ऐसा फील किया। और साथ में एक्शनेबल स्टेप्स लिखो कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा फील किया, आगे से ये ना मेरे साथ ऐसा बिहेव करे तो मैं क्या करूं। तो मुझे ये करना चाहिए कि मुझे एक बाउंड्री वॉल बनानी चाहिए, मुझे एक थोड़ा सा गैप मेंटेन करना चाहिए, मुझे आगे से इस इंसान के साथ ज़्यादा इंटरमिंगल नहीं होना चाहिए, मुझे इसकी पर्सनल लाइफ में नहीं झांकना। तो आप जब ये लिखते हो ना तो आपको क्लैरिटी आती है। तो पहली चीज आपने डीप ब्रीदिंग की, दूसरा आपने ओम का उच्चारण किया, तीसरा आपने कैथारसिस किया। चौथी चीज, जो आपका दूसरा भी सवाल था, अब हम उस पर आ जाते हैं। चौथी चीज, कम से कम 15 मिनट के लिए मेडिटेट करना शुरू करें। मेडिटेशन का मतलब कोई प्रक्रिया नहीं है, मेडिटेशन का मतलब है सभी प्रक्रियाओं से छूट जाना। मेडिटेशन का मतलब कोई डिटैच हो जाना। मेडिटेशन का मतलब कोई ध्यान नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि ध्यान को ध्यान से देख लेना, अपने ध्यान को। मेरा ध्यान किधर है, मेरा ध्यान इधर है, मेरा ध्यान इधर है, मेरा ध्यान। और इसके लिए मैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, मैं उनके लिए एक टूल दे दूं छोटा सा कि मेडिटेशन कैसे करें। बिल्कुल दीदी सर। लोगों को लगता है मेडिटेशन का मतलब है आंखें बंद करना और सिर्फ अपनी सांसों में। नहीं, सबसे इजी टूल आज आपको देने जा रहा हूं मेडिटेशन के लिए। आप क्या कीजिए, आप एक ऑब्जेक्ट एक सांस के साथ चूज करो। आप एक सांस लोगे, सांस अंदर, सांस गहरी होनी चाहिए पहला तो, गहरी और लंबी। यानी आप 3 सेकंड में एक सांस ले रहे हो, तब एक सांस को 6-7 सेकंड का इनहेल और 6-7 सेकंड का एक्सहेल, या 5 सेकंड से शुरू कर लो। चलो, 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको एक इनहेल और एक एक्सहेल मैं इस ऑब्जेक्ट को दूंगा। अगला इनहेल और अगला एक्सहेल मैं इसको दूंगा। उससे अगला इनहेल और अगला एक्सहेल मैं इसको दूंगा। क्या ये 20-25 सेकंड की प्रक्रिया हम लोग करके देखें? हाँ बिल्कुल, करके देखते हैं, चलिए।
क्या कभी 30 सेकंड में ऐसा ध्यान लगा है? कोई विचार नहीं था। कोई विचार नहीं था, मन बिल्कुल पूर्णतः शांत था। एक ऑब्जेक्ट चूज करो एक सांस के लिए, और आपके रूम में जहां पर आप हो आपको 75 ऐसे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, और अगर ना मिले तो इस पौधे में आपको 15 पत्तियां मिल जाएंगी, उस पौधे में आपको 500 पत्तियां मिल, एक एक के ऊपर, एक एक के ऊपर, एक एक के ऊपर। एक जगह अवेयरनेस लेके जाओ, उसको केंद्रित करो, अपना सांसों पे ध्यान लगाओ। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन टेक्निक है ये। आपने 15 दिन के लिए ये प्रक्रिया कर ली, उसके बाद आप आंखें बंद करके बैठोगे, आपको विचार आ जाएं तो नाम अनुराग ऋषि नहीं है। वाह, सिर्फ आप भी एक 15 बार दिन के करके लिए देखिए। एक बार जरूर करके देखिए कि एक ऑब्जेक्ट चूज करो और उस पर पूरा ध्यान लगाओ, और उस पर देखते हुए अपनी सांसों को देखो। एक सांस 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल, फिर दूसरे पे दूसरी सांस, तीसरे पे तीसरी सांस, चौथे पे चौथी सांस, पांचवें पे पांचवी सांस। सिर्फ आप देखोगे ये प्रक्रिया 3-4 मिनट करके इतना हल्का महसूस होगा, और ये प्रक्रिया असल में हमें हील भी करती है। क्योंकि जब आप अपनी चेतना के स्तर के साथ, अभी देखा आपने, आप चेतना हो गए थे, आप चैतन्य हो गए थे सिर्फ 3 सांसों में। तो अगर आपने ये 3 मिनट किया, 5 मिनट किया, आप कहाँ कनेक्ट कर जाओगे? कितना गहरा। जिंदगी के गूढ़ रहस्य, जिंदगी के वो सवालों के जवाब भी मिलने लगते हैं। और जब चेतना का स्तर बढ़ता है तो चेतना शरीर की व्याधियों को भी खत्म करने लगती है। आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध हुए, उसके बाद अगला कोई अवतार नहीं हो पा रहा। उसका कारण ये था कि गौतम बुद्ध जैसी आत्मा को धारण करने के लिए गर्भ नहीं मिल रहा है। ठीक वैसे ही जब चेतना ऊपर की तरफ उठती है तो ये वो चेतना इस शरीर को कंप्लीटली बदल देगी। फिर ये जो शरीर बचेगा ना, ये वो उनको धारण करने के लिए बचेगा ही नहीं। वो जो व्याधियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन, बचेगा ही नहीं। इसके स्तर को आपने, जैसे हमने आज वुम्ब के स्तर को बदल दिया कि ऐसा हाई चेतना का स्तर है नहीं जो गौतम बुद्ध को संभाल सके। आपकी बॉडी का चेतना का स्तर ऊपर करो, फिर देखो वो ये संभाल ही नहीं सकेंगे आपके शरीर को, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, बीमारियां, क्योंकि इनका ये घर है ही नहीं। इनका घर है एजिटेटेड माइंड, इनका घर है स्ट्रेसफुल थॉट्स, इनका घर है पास्ट के पेनफुल मेमोरीज से दबे हुए इमोशन, सप्रेस्ड इमोशंस, इनका घर है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। और जब यहां पर चेतना रहने लगे तो ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। बहुत बढ़िया। तो फिर ये कहेंगे यहाँ से निकलो, ये यहाँ नहीं ठहर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। आप अक्सर अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्कशॉप में बोलते हो कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बॉडी पोस्चर से, डीप ब्रीथ से कैसे हीलिंग का कनेक्शन होता है? देखिए, इसके 2 एंगल्स हैं। एक, हम इसको स्पिरिचुअलिटी से देख सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये आपका ब्रह्म का द्वार है। क्यों? क्योंकि जो हमारे 7 चक्र हैं, वो 7 चक्र इस रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्टेड है। और इस रीढ़ की हड्डी में एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हमारे योगियों ने कुंडलिनी बोला है। वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे रीढ़ की हड्डी के बेस से, हमारे मूलाधार जिसको हमने चक्र बोला है, जिसको हम इंग्लिश में एक मसल होता है जिसको हम पेरिनियम मसल बोलते हैं, वो पेरिनियम से हमारे मूल से लेकर के हमारे पिनियल ग्लैंड तक वो फ्लूइड जो है वो ट्रेवल करता है। अब वो फ्लूइड तब हमारी रीढ़ की हड्डी में ट्रेवल कर पाता है जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। अगर उसमें कर्व है, स्पेशली आगे की तरफ, तो वो फ्लूइड ऊपर नहीं चढ़ पाता, उस गति से नहीं जा पाता। या रीढ़ की हड्डी सीधी हो या रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा पीछे की तरफ हो, क्योंकि यहां गर्दन के पीछे आप देखोगे हमारी रीढ़ की हड्डी अंदर चली जाती है, अंदर चली जाती है ना। तो अगर हम इसको हम करते हैं ना अपने वहां आर्च बैक करते हैं ना ऐसे, तो ऐसा करने से ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ एक सिंक्रोनाइज उसमें आती है, जिससे वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पीनियल ग्लैंड तक जाने में सहयोग देता है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल बहुत गहरा कनेक्शन है। दूसरा, इसका इमोशनल बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि आपकी जैसी बॉडी लैंग्वेज होती है वैसा आपके विचार आने लगते हैं, और जैसे आपके विचार आने लगते हैं वैसी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। आपने कभी नोट किया है किसी के घर में कोई, आप किसी के क्रिया में, किसी के चौथे पे, किसी की डेथ पे कभी आप जाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है? कमजोर, कंधे झुके हुए, हाथ नीचे, और वहाँ विचार भी क्या आ रहे होते हैं। और आप किसी शादी में कोई भांगड़ा करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है और विचार भी कैसे आ रहे होते हैं। तो ये जो कंधे सीधे हैं, ये आपके दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि ऑल इज वेल चाचू, मैं कॉन्फिडेंस में हूं, समय सही है, मूड सही है, माहौल सही है, नृत्य करो। और जब कंधे झुके हुए होते हैं, ये दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ऑल इज नॉट वेल चाचू, कुछ गड़बड़ है।
और आप देखोगे जब भी आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ गड़बड़ है, आप कंधे झुका लेते हो, और जब भी आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो, आप कंधे सीधे कर लेते हो। तो ये वैसा वर्सा है, आपके कंधे सीधे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपके कंधे अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कंधे सीधे कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। तो इसलिए जो प्रक्रियाओं से मैं लोगों को गुजारना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये उसको कॉन्फिडेंस के स्तर पर जाकर, चेतना के स्तर पर जाकर स्टोर करें, फियर और ऐसा स्तर पर जाकर स्टोर ना करें। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को शरीर सुनता है, बॉडी माइंड कनेक्टेड है पूरा का पूरा। इसको जो हमारी फिजियोलॉजी है और हमारी साइकोलॉजी है, ये दोनों बंधे हुए हैं। इसलिए जब भी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं हमारे इवेंट्स में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो मैं लोगों को बोलता हूं कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका चेतना आपकी रीढ़ की हड्डी से उस स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझते हुए ऊपर बढ़ सके और आपके इमोशन समझ सकें कि ऑल इज वेल चाचू, आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग एंड फीलिंग कंप्लीटली सेफ। आप अनसेफ हो गए, कंधे झुक जाएंगे, आप सेफ हो गए, आप तन जाओगे, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि आओ कौन है, किसको देखते हैं। बहुत बढ़िया सर। वैसे तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं, मुझे लगता नहीं कि एक पॉडकास्ट में सारे सवाल कवर होंगे, फिर भी मैं एक शायद लास्ट सवाल पूछता हूँ, यदि आपने और प्रेरित नहीं किया सवाल पूछने। जैसे आपने बताया डीप ब्रीथ से हमारा बॉडी, हमारा दिमाग काम हो जाता है, तो क्या इसका इम्यूनिटी से भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता है? डीप ब्रीदिंग का इम्यूनिटी से एक बहुत इंटरलिंक्ड कनेक्शन है, क्योंकि जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें काम करता है और हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को हम लोग हीलिंग का मोड बोलते हैं, और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम फाइट एंड फ्लाइट का मोड बोलते हैं, और उसको हम सर्वाइवल का मोड बोलते हैं। यानी सिंपैथेटिक, सर्वाइवल और फाइट एंड फ्लाइट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पैरासिम्पैथेटिक और हीलिंग। हमारा शरीर हील कब कर पाता है? जब हम किसी से लड़ रहे होंगे तब, या जब हम शांति से रिलैक्स्ड होंगे तब? शांति से रिलैक्स होंगे तब। शांति से रिलैक्स्ड कब होते हैं, ये बॉडी को कैसे पता चलेगा? जब आपकी सांसें शांत हैं। वाह, कितनी गहरी बात है। तो अगर सांसें शांत हैं तो शरीर किस मोड में है? पैरासिम्पैथेटिक, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी हीलिंग। जब आप रात को सोते हैं, इसीलिए मैं बहुत से लोगों को अपने इवेंट में योग निद्रा करवाता हूं, इसलिए करवाता हूं क्योंकि रात को सोने से पहले भी लोगों का शरीर शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, विचार विध्वंस मचाते हैं सोने से पहले, और 12-12 घंटे की नींद लेके भी लोग उठते हैं और लोग कहते हैं जी अभी और सोना है 2 घंटे। योग निद्रा करके सोते हैं, जो साइंटिफिक हमने डिजाइन किया हुआ है वो करके सोते हैं लोग। हमारे इवेंट में नहीं आके बोलते सर 6 घंटे में आंख खुल गई और घोड़े जैसा फील कर रहा हूं, और 12-12, 18 घंटे काम करते 18 घंटे हमारे साथ वहां इवेंट में बैठ। हमारा इवेंट कई बार तो, इस बार तो रात 2 बजे तक इवेंट चला है। तो ये सबका कनेक्शन कहां से आया सर? सांसों से। सांसें गहरी की, डायरेक्ट इम्यूनिटी पे काम नहीं किया, लेकिन सांसें गहरी की, कॉर्टिसोल डाउन, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ऊपर, थाइमस ग्लैंड ने थाइमस टी सेल्स रिलीज करने शुरू किए, टी लिम्फोसाइट्स रिलीज करने शुरू किए, वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो गए, आपकी पूरी बॉडी अल्फा की स्टेट में, माइंड अल्फा की स्टेट में चला गया, पूरी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में चली गई, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, शरीर रेस्ट कर रहा है। हीलिंग तब एक्टिवेट होगी जब शरीर रेस्ट कर रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। तो अनुराग जी, हीलिंग से संबंधित बहुत सारे सवालों के आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए, और सच में आज के पॉडकास्ट को जिसने भी बहुत बारीकी से देखा अब तक, जो भी यहाँ तक है, उसने बहुत कुछ जीवन में सीखा होगा। तो मैं जानना चाहूँगा अनुराग जी, वैसे तो हज़ारों लाखों लाइफ को आप इम्पैक्ट कर रहे हैं लगातार काम करके, पर कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कोई एक ऐसा लाइव इंसिडेंट जिसके जीवन में बड़े बदलाव आए हों, जिससे आपको भी बहुत खुशी हुई हो, या आपको ये हीलिंग वाले प्रोफेशन में आने की, हीलिंग वाले काम में आने का आपको लगा कि अब तो मेरा काम सफल हो गया, होता ना कि इस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आके मेरे जीवन में कुछ सार्थक प्रयास मैंने कर लिया। तो ऐसी एक इमोशनल स्टोरी कोई आपके मन में हो जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें? चित्रेश जी, ऐसी सैकड़ों स्टोरीज़ हैं, मतलब लिटरली सैकड़ों स्टोरीज़ हैं, लेकिन एक स्टोरी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो मेरी अपनी स्टोरी है। उसका कारण मैं स्टोरी के डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसका कारण आपको बताऊंगा। किसी दूसरे को समझाना बहुत आसान है, खुद को समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आप देखोगे कई दूसरे ऐसे लोगों को हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर पाते हैं, लेकिन उसी चीज़ के लिए खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, दोस्त हैं,
यूट्यूब पर बहुत अच्छे एक्टिव हैं और इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जाने माने, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन जाने माने। उनका मेरे पास फोन आ जाता है कि मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, क्या करूं, आपने ये बताया था, ये मैं ट्राई करूं क्या। किसी दूसरे को समझाना, क्योंकि हम उस परिस्थिति में नहीं हैं, तो बहुत आसान है। अगर हम उस परिस्थिति में हैं तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब मैं उस परिस्थिति में था और उस परिस्थिति से मैंने कुछ प्रैक्टिसेस को समझ के अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाला, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया कि अगर मैं खुद कर सकता हूं तो इसका मतलब मैं लोगों से तो करवा ही सकता हूं, लोगों को तो ये बता ही सकता हूं, क्योंकि वहां पे उनके सामने एक टेस्टिमोनियल है, एक एविडेंस है लाइव में। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आज तो 100 स्टोरीज हैं, 50 लोगों की, मतलब अलग अलग हार्ट से रिकवर किया किसी ने। अभी हमारे रीसेंट इवेंट में भी, आप इस पिछले से पिछले इवेंट में एक लेडी आई थी जो चल नहीं पा रही थी और लास्ट डे पे वो निर्मला जी शिव तांडव स्तोत्र पे डांस करके गई। ऐसे ऐसे 50 स्टोरीज, सैकड़ों स्टोरीज हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। और मुझे लगता है जिसने 5% भी रिकवर किया वो भी मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि उसने भी जर्नी शुरू कर दी है। लेकिन खुद को कर पाना बहुत मुश्किल था, और ये मुश्किल काम जो किया, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया एक चीज से, जो था सप्त चक्र ध्यान। कि मैं अपने 7 चक्रों पर ध्यान लगाने लगा, उनको बैलेंस करने लगा। 3 महीने तक तो मुझे उनके रंग नहीं दिखे, मुझे उनकी लोकेशन नहीं दिखी, मुझे उनका स्पिन होना महसूस नहीं हुआ। 3 महीने के बाद पहली बार मैंने महसूस किया, और फिर 1 साल तक लगातार मैंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। और उसके बाद जो बदलाव आए, जो चेंजेस आए, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मेरी अपनी स्टोरी को मैं सबसे ज़्यादा अपने जीवन में, ऐसा नहीं, मैं बहुत से लोगों को देख के बहुत खुश होता हूँ, अपने से ज़्यादा खुश होता हूँ जब मैं लोगों को देखता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो था ना, जो मेरे अंदर क्रांति आई, वो मेरी अपनी स्टोरी से आई। क्योंकि मैं अपने आप को किसी दूसरे के अंदर का दर्द मुझे नहीं पता है, मुझे तो उसका सिम्टम पता है कि ये पैरालिटिक है, ये हार्ट डिजीज है, ये कैंसर है। मेरा दर्द पता था, और मुझे पता था कि मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। जी रहे थे उसको, मैं उसको जी रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं, मैं यहां से निकल सकता हूं, तो कोई भी कर सकता है। और यही कन्विक्शन मुझे आया, इसी ने मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा दी, और मैंने ये आगे लोगों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया। और आज ये सब प्रैक्टिसेस मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, आज मैं इनको काम समझ के नहीं करता हूँ, आज मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। आज ये मेरे लिए जिंदगी जीने का एक सबसे बड़ा मार्ग बन चुका है, मकसद बन चुका है कि मुझे ये करना है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पेड ही इवेंट्स होते हैं, हाँ जो लोग आते हैं उसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे फ्री इवेंट्स, हमारे यूट्यूब वीडियोस के माध्यम, एक एक वीडियो पर इतनी जान लगाता हूँ, इतनी सारी चीज़ें उसमें देने की कोशिश करता हूँ कि लोग वीडियो, एक हमारे पार्टिसिपेंट आई अर्चना तोमर, याद है आपको, अभी इसी बार आई थी, गला उनका आवाज़ चली गई थी, आवाज़ चली गई। उन्होंने, जानते हैं क्या बोला? उन्होंने बोला, जानते हैं आप तो थे ही, उन्होंने बोला कि आपके YouTube चैनल पर एक हीलिंग लाइट का मेडिटेशन है। मैंने उस मेडिटेशन से अपने आप को ठीक किया। वो बिल्कुल फ्री है, वो हर एक इंसान के लिए अवेलेबल है। उससे मैंने अपने आप को ठीक कर, मेरी आवाज वापस आ गई है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं, ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन उसका जो उद्गम था वो कहीं ना कहीं मेरे खुद के अपने अंतर मन को बदलने से था। उसने मेरे जीवन पे बहुत इम्पैक्ट डाला, और ये सब चीज़ें आज लोगों के जीवन में इवेंट्स के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन इवेंट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं, और लोग अपने जीवन से अपने आप को इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी, मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ में नहीं, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सब में बेटर कर रहे हैं। गाड़ी के सारे पहिए बराबर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेतना का स्तर ऊपर उठाना आ गया, मनोमय कोश को बैलेंस करना आ गया, प्राणमय कोश में एनर्जी फ्लो करना आ गया, तो सब कुछ बैलेंस होता है। और यही कोशिश करूंगा कि जब तक जीऊंगा, लोगों को इन इवेंट्स के माध्यम से, फ्री वीडियोस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंचें और उनके जीवन में बदलाव आए। ये जीवन का अब सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है। बहुत बढ़िया। तो यदि आपने अब तक अनुराग जी के चैनल को नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, देखिए। अनुराग जी ने एक पूरी हीलिंग की सीरीज़ इस पे बनाई हुई है, जिस सीरीज़ में कई वीडियो हैं जो लोगों को सेल्फ हीलिंग में बहुत हेल्प करते हैं, और ये ऑलमोस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पर आप पेड प्रोग्राम में भी आना चाहते हैं तो हम नीचे लिंक दे देंगे। वैसे तो मेरे अभी माइंड और बॉडी कनेक्शन पे बहुत सारे सवाल बाकी हैं। इसके बाद मैं अनुराग जी से रिलेशनशिप और हीलिंग पे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जो हायर अवेयरनेस में अनुराग जी की फील करता हूँ,
मैं अनुराग जी के साथ बहुत लंबे समय से हूँ, तो जो उनकी मैं अवेयरनेस फील करता हूँ, एक हायर कॉन्शियस फील करता हूँ उनकी, उसके बारे में भी उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट में मुझे समय थोड़ा कम मिला है, तो मैं चाहता हूं कि हम एक पॉडकास्ट और करें और इन सारे विषय पे अनुराग जी से और बात करें। और यदि आपके भी कोई ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है अनुराग जी से मेरे को पूछना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और अनुराग जी के फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी का ज़रूर लाभ लें जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना के रखी है, और अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हीलिंग करें, खुद भी ठीक हों, लोगों को भी ठीक करें, और हम इस दुनिया को हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर लेके आने के लिए सब मिलके प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आप आए और आपने बहुत सारी चीज़ बहुत सरलता सहजता से लोगों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जो भी ज्ञान जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी है, मेरे पास तो बहुत ही तुच्छ सा है, लेकिन आपके माध्यम से बहुत से लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं। और मुझे लगता है कि इससे अगर किसी एक इंसान के जीवन में भी बदलाव आ जाए तो ये इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है जो आप कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर।